तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें हमारा कंप्यूटर का पार्ट 3 स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से जहाँ से हमने छोड़ा था। उसके बाद से डेस्कटॉप पर किसी नए फ़ोल्डर को किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप पर कोई अगर हमें फ़ोल्डर बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये हमें बताना है। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं उत्तर। डेस्कटॉप विंडोज का प्रारंभ बिंदु होता है। ठीक है, डेस्कटॉप विंडोज सॉरी डेस्कटॉप विंडोज का प्रारंभ बिंदु होता है। इसका मतलब है कि जो डेस्कटॉप होता है, होम स्क्रीन जैसे हमारे फ़ोन में होती है, वो प्रारंभ बिंदु होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसका, विंडोज़ का। जैसे हम फ़ोन ओपन करते हैं, फ़ोन ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर को जब हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो विंडोज़ ओपन होती है और विंडोज़ पे सबसे पहले हमें क्या दिखता है, डेस्कटॉप दिखता है। ठीक है, यदि इसमें एक पूरी तरह स्वतंत्र फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए निम्नलिखित क्रियाएँ करते हैं। ठीक है, अगर हमें इसमें कोई फ़ोल्डर बनाना है तो क्या करेंगे, ये स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे। पहले अपने डेस्कटॉप के किसी खाली स्थान पर माउस का दायाँ बटन क्लिक कीजिए। ठीक है, माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट। ठीक है, मैंने बताया था जैसे माउस होता है हमारा इस तरह से। ठीक है, तो जैसे हमारा ये माउस होता है, ठीक है, माउस हम थोड़ा सही सा बना लेते हैं, इतनी बेइज़्ज़ती नहीं करनी है भाई माउस की। ठीक है, तो माउस हमने बनाया था, माउस हमने देखा था, इस तरह से हमारा माउस होता है। ठीक है, इस तरह से 2 कीज़ होती हैं, लेफ़्ट और राइट। ठीक है, यहाँ व्हील होता है, ये राइट की है, लेफ़्ट से हमने सेलेक्ट करना बताया था, सेलेक्ट करते हैं लेफ़्ट से। अगर हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो लेफ़्ट से करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करके, और राइट क्लिक से हमें मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जैसे ये लिख रहा है ना, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आता है, तो राइट क्लिक जब हम करेंगे तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा। ठीक है, यानी कि उसमें लिस्ट आएंगी। इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा। ठीक है, इस मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन होगा न्यू का। ठीक है, न्यू पर क्लिक करेंगे तो उसमें क्या होगा, फिर झरना मेन्यू, यानी कि फिर से एक और मेन्यू होगा। ठीक है, फिर से एक और मेन्यू ओपन होगा। इस झरना मेन्यू यानी कास्केडिंग मेन्यू बोलते हैं इसको हिंदी में, झरना मेन्यू। फिर उस मेन्यू में फ़ोल्डर का ऑप्शन होगा। ठीक है, न्यू के बाद हमें फ़ोल्डर करना है, फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे तो हमारा नया फ़ोल्डर दिख जाएगा उस पे। ठीक है, एक नया प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है जिसके नीचे न्यू फ़ोल्डर यह नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, उल्टे रंग में, उल्टे रंग में है, मतलब न्यू फ़ोल्डर नाम लिखा हुआ होगा, इसे हटा देना, कोई दिक्कत नहीं। आप इस नाम की जगह कोई दूसरा नाम टाइप करके एंटर दबा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम उस पे अपना नाम भी रख सकते हैं, जिस फ़ोल्डर के नाम से सेव करना है, जिस नाम से हमें फ़ोल्डर सेव करना है वो हम कर लेंगे। इससे आपके द्वारा टाइप किए गए नाम का ही फ़ोल्डर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नाम का फ़ोल्डर बन जाएगा। इतना ही था इस क्वेश्चन में। ईमेल को समझाएं, ईमेल किसे कहते हैं, जिस प्रकार हमने ईमेल पढ़ लिया था। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था, जिस प्रकार डाक द्वारा एक पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रेषित करना है, मतलब भेजते हैं, प्रेषित किया जाता है यानी कि भेजा जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर द्वारा एक पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। ठीक है, इसे ईमेल कहा जाता है। जैसे कोई हमें मेल भेजना है या कोई मैसेज भेजना है तो हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर या अपने फ़ोन से किसी को मैसेज भेजते हैं। तो ठीक है, वही प्रक्रिया है, वही चीज़ है। ईमेल द्वारा एक संदेश को संप्रेषण के अन्य साधनों को की अपेक्षा अधिक तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, मेल भेजा जा सकता है, यानी कि ईमेल जो है ना बहुत फास्ट तरीके से भेजा जा सकता है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, इस तरह से इसमें ये लाइन लिख सकते हैं हम। यह लिखित रूप से आंकड़ों एवं सूचनाओं को प्रेषित एवं ग्रहण करने की आधुनिक प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत आंकड़े और सूचनाओं का प्रेषण अधिग्रहण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारा कोई डाटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब मतलब मैसेज जो है वो टेक्स्ट के रूप में जाता है डिजिटली तरीके से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, क्वेश्चन आए तो बता देना। अतः इस प्रणाली को ईमेल कहा जाता है। ईमेल की सुविधा इंटरनेट के द्वारा होती है। ठीक है, ये किसके द्वारा होती है, इंटरनेट के द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉडेम का क्या तात्पर्य है या फिर क्या कार्य है। मॉडेम का क्या कार्य होता है,
हम जानते हैं कि मॉडम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप है। तो यह मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो मॉडम है ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का एक नया उपकरण है, ठीक है। इसका नया रूप है, उपकरण का नया रूप है, मॉडर्न इसका रूप है, ठीक है। यह मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की क्रिया कर सकता है। मॉडम का मुख्य कार्य सिग्नलों का प्रारूप परिवर्तन करना है, ठीक है, यानी कि वो सिग्नल के रूप को चेंज करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त उच्च तकनीक के मॉडम आंकड़ों के संचार में सिग्नलों के शुद्धता, ठीक है, सिग्नलों की शुद्धता संबंधी परीक्षण करते हैं। एक से अधिक आंकड़ों के संचरण की दर को भी नियंत्रित करते हैं, यानी कि एक से अधिक आंकड़े जो होंगे उनको कैसे भेजा जाएगा उसको वो कंट्रोल करते हैं। कुछ उच्च स्तरीय यानी कि जो हाई लेवल के मॉडम होते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर भी लगाया जाता है, जिसका उपयोग विषय परिस्थितियों में कार्य करने में किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार के मॉडम को स्मार्ट मॉडम भी कहते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसमें चिप लगी होती है, उसे क्या कहते हैं, स्मार्ट मॉडम भी कहते हैं। अब स्मार्ट तरह की सब चीज़ें हो रही है तो, ठीक है, क्योंकि उनमें चिप होती है। अगला क्वेश्चन हमारा इंटरनेट की क्या कार्य प्रणाली है। इंटरनेट हमने पढ़ लिया था, ठीक है, और पढ़ लेते समस्त संसार में फैला हुआ ऐसा नेटवर्क इंटरनेट है जिस पर किसी का भी स्वामित्व नहीं है, यानी कि उस पर कोई किसी का अधिकार नहीं है। इंटरनेट सबका है, ठीक है। इंटरनेट नियंत्रण संगठन ने विश्व भर में इंटरनेट कनेक्शंस प्रदान करने के लिए प्रदेश देश में कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी बोलते हैं जिसे, जिन्हें आम बोलचाल में आईएसपी कहा जाता है, नियुक्त किए हुए हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि प्रत्येक देश में कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता उन्होंने क्या किए हुए हैं, हायर किए हुए हैं, नियुक्त किए हुए हैं, ठीक है, चुने हुए हैं या फिर सेलेक्ट किए हुए हैं, जो भी बोल सकते हैं। भारत के प्रमुख आईएसपी जो है, भारत का प्रमुख आईएसपी का नाम क्या है, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, वीएसएनएल, ठीक है। वीएसएनएल विभिन्न टेलीफोन विभागों तथा अन्य प्राइवेट कंपनीज को कनेक्शन प्रदान करता है, ठीक है, जो कि इंटरनेट प्रयोगकर्ता को कनेक्शन उपलब्ध कराती है, ठीक है ना। प्रयोगकर्ता को इंटरनेट का कनेक्शन लेने के लिए दो प्रकार के कनेक्शंस उपलब्ध होते हैं, एक डायल अप वाला, एक लीज लाइन वाला, ठीक है। अब दो तरह के इंटरनेट हैं, इनको समझ लेते हैं। प्रयोगकर्ता को डायल अप कनेक्शन के अंतर्गत अपने कंप्यूटर से अपने आईएसपी द्वारा दिया गया एक विशेष टेलीफोन नंबर डायल करना होता है। जब ये फ़ोन दिए गए नंबर पर मिल जाता है तो प्रयोगकर्ता आईएसपी के कंप्यूटर आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। प्रयोगकर्ता का कंप्यूटर प्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़ जाता है। अब प्रयोक्ता इंटरनेट के किसी भी कंप्यूटर का पता लिखकर उससे जुड़ सकता है, डेटा का लेन देन कर सकता है, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेगा, डायल अप से मतलब एक कॉल करनी पड़ेगी हमें, तो वो कॉल कहाँ जाएगी, आईएसपी के पास जाएगी, ठीक है। आईएसपी से हमारी कनेक्ट कॉल हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम इंटरनेट से जुड़ जाएंगे और फिर अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को किसी और भी नेटवर्क से जोड़ सकते हैं, ठीक है, किसी और कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। और वो कंप्यूटर भी पहले से कहीं ना कहीं आईएसपी से जुड़ा होगा पहले से ही, ठीक है। ये बात आई समझ। इंटरनेट सेवाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। इंटरनेट सेवाओं को कैसे वर्णन करना है ये हमने पढ़ भी लिया था। ये क्वेश्चन, इंटरनेट क्या क्या सेवाएं हमें प्रदान करता है, सर्विसेज। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है ये समझ लेंगे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन यहाँ पे है, ईमेल हो गया, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसको पढ़ लेना और अच्छे से, जैसे हमने अभी पढ़ लिया था, डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम स्थानांतरित करते हैं, किसके रूप में, इलेक्ट्रॉनिक के रूप में, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। हॉटमेल हो गया, याहू हो गया, रेडिफ मेल हो गया या फिर ईमेल हो गया, ठीक है, ईमेल भी बोल देंगे। या आदि अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर हैं जो मुफ्त में ईमेल भेजने, पाने तथा अपना अकाउंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। क्लियर बात। ऑनलाइन कम्युनिकेशन जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का मतलब कि जब इंटरनेट पर दो लोग आपस में बात करें, कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना, ठीक है। अब मैं हूँ या फिर आप लोग हैं तो आप मुझसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेट करने के लिए क्या माध्यम है, इंटरनेट माध्यम है ना, तो इंटरनेट वही सुविधा दे रहा है हमें भाई। तो इंटरनेट से, ठीक है, हम आदान प्रदान कर सकते हैं, क्या सेवाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक ही समय में एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यह ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है, वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन ही होगा, ठीक है। ईमेल को हम ऑफलाइन ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन समझ सकते हैं। ईमेल में हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उस पते के साथ किसी व्यक्ति के मेल बॉक्स में भेज देते हैं, ठीक है। ऑफलाइन मेल कैसे होगा, देखो, ऑनलाइन मेल का मतलब, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का मतलब होता है
कि तुरंत लाइव हमें रिप्लाई मिल जाए, ठीक है? जब जैसे मैं ऑनलाइन हूँ, आप ऑनलाइन हैं, तो इसका मतलब होता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ठीक है? अगर मैंने आपको कुछ मैसेज भेजा और आप तक पहुँच तो गया, लेकिन आपने सीन नहीं किया, तो ये और आपने बाद में सीन करके मुझे रिप्लाई किया है, तो ये ऑफ़लाइन कम्युनिकेशन ही होगा। क्लियर बात? ऑनलाइन कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, ऑफ़लाइन होगा। यानी कि आप उस टाइम पे ऑफ़लाइन थे, मैं तो ऑनलाइन था। ऑनलाइन का मतलब होता है कि तुरंत हमारी लाइव बातें होनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि अब अगर मैं अब देखो, ये ऑफ़लाइन कम्युनिकेशन टाइप से ही है, जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके फिर आप तक भेजता हूँ। आप लाइव तो नहीं देख पाते ना, अगर मैं लाइव क्लास लेना चाहूँ और लाइव क्लास में आपको संपर्क बना के, ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करूँ, ठीक है, डाउट्स वगैरह क्लियर करूँ और आपके क्वेश्चंस का जवाब दूँ, तो ये क्या होगा, हमारा लाइव कम्युनिकेशन होगा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन होगा। और ऑफ़लाइन क्या होगा, जैसे कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और आपको भेज दी, ठीक है? अब आप जब चाहें तब देख सकते हैं, है ना? इस तरह से। वैसे ही ईमेल का समझाया गया है कि जब हम ईमेल भेज देते हैं, तो ईमेल वो चला जाता है, फिर इंसान उसको ज़रूरी थोड़ी है कि तुरंत देखेगा, है ना? बाद में भी देख सकता है उसको ईमेल को। हमने जिस जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है, वह व्यक्ति जब चाहे हमारा भेजा गया संदेश पढ़ेगा, ठीक है? अब ऐसा थोड़ी है वो तुरंत पढ़ेगा, है ना? तो वही तो बात है, अब कोई अगर किसी का मैसेज आए या जैसे किसी का मैसेज आए, है ना? डबल टिक हो जाए व्हाट्सएप पे जैसे, तो क्या बोलेंगे? क्या वो ऑनलाइन है? नहीं, जब तक वो ऑनलाइन तब होगा, जब वो उसके सामने फ़ोन होगा या फिर वो ऑनलाइन होगा, ठीक है? ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि डबल टिक हो गया और आप कहें कि हाँ भाई मैसेज चला गया। ऑनलाइन का मतलब होता है कि मैसेज रीड करना, ठीक है? तुरंत रीड करना। इस प्रकार दोनों में एक ही समय में संदेशों का आदान-प्रदान नहीं होता है, ठीक है? इस प्रकार दोनों में एक ही समय में संदेशों का आदान-प्रदान नहीं होता है, ठीक है? अब तुरंत रिप्लाई तो आएगा नहीं भाई ईमेल से, ठीक है? ईमेल में थोड़ा 4-5 मिनट का टाइम लग जाएगा भाई किसी को पढ़ने के बाद, तब हम लिख के भेजेंगे। ओ ऑनलाइन कम्युनिकेशन में संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला व्यक्ति एक ही समय में इंटरनेट से जुड़े होते हैं, ठीक है? भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश अपने कंप्यूटर में टाइप करता है, वह पाने वाले व्यक्ति के कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है, ठीक है? इस प्रकार की सुविधा को कंप्यूटर की भाषा में चैटिंग कहते हैं, उसे कहते हैं चैटिंग जो ऑनलाइन होती है, ठीक है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन को बोलते हैं चैटिंग, ठीक है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन की सहायता से पृथक-पृथक यानी कि अलग-अलग शहरों, देशों में बैठे व्यक्ति आपस में मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है? ये लोग एक समय सुनिश्चित कर लेंगे, ठीक है? जैसे कि मेरे को 9 बजे लाइव क्लास लेनी है, इस तरह से, या फिर आपसे डाउट क्लास या फिर डाउट मैसेज वगैरह जो भी आपको पूछने हैं, वो ग्रुप में पूछ लेंगे, इस तरह से मैं अगर बोलूँ तो, ठीक है? उस समय सभी इंटरनेट से जुड़कर किसी भी एक आईएसपी द्वारा दी जाने वाली चैटिंग की सुविधा का उपयोग करते हुए आपस में संदेशों का आदान-प्रदान उसी समय टाइप करके माइक पर बोल सकते हैं, ठीक है? वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू जैसे हम लिखते हैं ना वेबसाइट पे www.google.com, इस तरह से, ठीक है? तो ये ठीक है, अब ये www इसी की बात हो रही है। इंटरनेट पर अपने व्यवसाय अपने द्वारा दी गई जानकारी, ठीक है, दी जाने वाली सेवाओं और अपने प्रतिष्ठान के बारे में विभिन्न सूचनाएँ पब्लिश करने के लिए वेबसाइट का निर्माण करना होता है, ठीक है? जैसे कि अगर मुझे कोई अपना इंस्टीट्यूट खोलना है या फिर मेरा कोई बिज़नेस है या फिर जैसे मेरा चैनल है ना? तो मैं क्या करूँगा अपने बारे में और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने संस्थान के बारे में कोई जानकारी देना चाहूँगा, तो मैं वेबसाइट बनवाऊँगा, ठीक है? अपनी वेबसाइट बना लूँगा, ठीक है? और उस पर मैं अपनी जानकारी सब अपलोड कर दूँगा। अब लोग उस पर इंटरनेट के द्वारा क्या कर सकते हैं, इंटरनेट द्वारा प्रदत्त इन सेवा का उपयोग करके प्रयोगकर्ता को सर्वर पर स्थान लेना होता है। अब देखो, एक है इंटरनेट द्वारा प्रदत्त इस सेवा का उपयोग करने के लिए, ठीक है, सर्वर का स्थान लेना होता है। अब जैसे मैंने बताया था कि हम सर्वर खरीदते हैं, अगर मुझे अपना डेटा अपलोड करना है, ठीक है, तो मैं सर्वर खरीदूँगा, सर्वर लेना होता है, ठीक है। इसके लिए प्रयोगकर्ता को प्रतिवर्ष कुछ फीस भी देनी होती है, ठीक है। जो यूज़र है जैसे मैं, तो मेरे को उसको पेमेंट भी करना होगा, ठीक है ना। कुछ सर्वर अभी इस सेवा में भी निःशुल्क कार्य करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। अब फ्री भी होती है कोई कोई, इस स्थान को वेबसाइट कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक वेबसाइट का एक पता होता है, जिस व्यक्ति को यह पता मालूम है वह वेबसाइट पर जाकर सूचनाओं का लाभ उठा सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई www.com, मान लो कि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा ये एड पता ही तो है वेबसाइट का, है ना। आप इसको सर्च करोगे, ढूंढ लोगे और कहाँ फिर जानकारी जो भी होंगी इसमें आप पढ़ लोगे। वेबसाइट में सिर्फ सूचनाएं लिखी या पढ़ी जा सकती हैं, ठीक है। वेबसाइट में सिर्फ सूचनाएं लिखी या पढ़ी जा सकती हैं, ईमेल भेजे या प्राप्त नहीं किए जा सकते। वेबसाइट में ईमेल वगैरह नहीं भेजे जा सकते, वेबसाइट अलग चीज़ है क्योंकि, ठीक है। और ईमेल का अलग साधन है वो, ठीक है, जो ईमेल होता है, ठीक है। आज आज कई प्रमुख अखबारों पत्रिकाओं की अपनी वेबसाइट हैं जहाँ पर हम समाचार व सूचनाएं पढ़ सकते हैं। जैसे दैनिक जागरण हो गया, ठीक है। अब इनकी वेबसाइट भी है, अमर उजाला वेबसाइट हो गया, ठीक है, अमर उजाला हो गया,
और द द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर के प्रकार का वर्णन करें। ठीक है, प्रिंटर के कितने प्रकार हैं? प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉटेड प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर, ये प्रिंटर के प्रकार हैं। ठीक है, पेज प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सब हम पढ़ लेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर के मुख्य कार्यों के क्या कार्य हैं? ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के भागों के, अच्छा, मुख्य भागों के क्या कार्य हैं? स्टैंडर्ड टूल बार द्वारा आप बैक, अब देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में क्या होता है? स्टैंडर्ड टूल बार होता है, वेब पेज होता है, होम पेज होता है, ब्राउजिंग हिस्ट्री का ऑप्शन होता है, ठीक है, ईमेल की भी सुविधा होती है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इस स्टैंडर्ड टूल बार द्वारा आप वेबसाइट के एक-एक पेज या लिंक को सामने ला सकते हैं, ठीक है। मान लो कि ये मैंने ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पे क्या है, मेरा जीमेल या फिर ऐसे गूगल लिखा हुआ है सर्च करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे और भी तो ऐसे आइकन्स या फिर वो चीज़ होती है ना, जैसे कि हम कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पे शो हो जाता है, या फिर जो चीज़ हम सेव करते हैं किसी वेबसाइट का लिंक या कुछ भी, ठीक है, तो वो यहाँ पे सेव हो जाती हैं जब हम लिंक को सेव करते हैं या किसी पेज को सेव करते हैं। तो हमें बार बार दोबारा उसे सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, हम यहाँ क्लिक करेंगे खुल जाएगा। तो ये वही है स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। पेज को ला सकते हैं, पेजों को डिस्प्ले होने से रोक सकते हैं, मनचाही वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई पेज है उसको हम चाहें तो रोक सकते हैं कि हमारे पास ये डिस्प्ले ना हो, ठीक है, हमें हमें दिखे नहीं, हम चाहे मनचाही वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, किसमें? इंटरनेट एक्सप्लोरर की सहायता से स्टैंडर्ड टूल बार में, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार यही तो है। अब वेब पेज का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वेब पेज का प्रिंट यानी कि वेब पेज क्या होता है? वेबसाइट का कोई पेज है तो हम उसका प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ प्रिंट का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। हमें बस ये चीज़ याद रखनी है, प्रिंट का ऑप्शन होता है, उसमें स्टैंडर्ड टूल बार होता है, होम पेज को निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। होम पेज का निर्धारित कर सकते हैं, यानी होम पेज हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है, होम पेज कहाँ होना चाहिए, इस तरह से। ब्राउजिंग हिस्ट्री कि हमने क्या सर्च किया है ना, कल क्या सर्च किया था, अभी क्या सर्च करें, तो उसकी हिस्ट्री के ऑप्शन में जाएंगे तो ब्राउजिंग हिस्ट्री हमें दिख जाएगी, ठीक है। ईमेल सुविधा प्राप्त, मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे ईमेल का ऑप्शन होता है, इस तरह से, ठीक है। तो हम ईमेल का भी लाभ उठा सकते हैं, गूगल मेल। फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में, फेसबुक की फेसबुक का सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है? ठीक है, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें इंटरनेट के जरिए मित्र बनाने का, संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। जैसे हम फेसबुक ओपन करते हैं, जब हम फेसबुक ओपन करते हैं तो क्या होता है, उसमें उसमें ये होता है कि हम अपने नए दोस्त बना सकते हैं, ऐड फ्रेंड कर सकते हैं और फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये वही कह रहा है, इसमें इंटरनेट के ज़रिए मित्र बनाने का, संदेश भेजने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करके इसमें अकाउंट बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। पहले हम इस पर फेसबुक पर अकाउंट बनाएंगे तथा उस अकाउंट की सहायता से किसी सूचना या संदेश को जन सामान्य तक अपने फेसबुक पर अपलोड करके भेज सकते हैं। अगर हमें कोई जानकारी भेजनी है तो अब ऐसा नहीं है कि भाई देखो फ्रेंडशिप वगैरह हो, फेसबुक पर और भी काम होते हैं, जैसे कि सूचनाएं वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब फेसबुक पर ही, क्योंकि ये सोशल नेटवर्क है, ठीक है, सोशल मीडिया है ये तो। क्लियर बात। सोशल नेटवर्किंग क्या है? सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में प्राय वह सभी क्षेत्र आते हैं जो एक साधारण मनुष्य का सामाजिक परिवेश होता है। सामाजिक परिवेश, साधारण मनुष्य का मतलब है कि उसका एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि उसके आसपास की चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। कोई न्यूज़ है ना, कोई न्यूज़ हमें मिल रही है कहीं से, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलती है ना। कोई क्या चीज़ चल रही है आसपास, कोई घटना घटी है, ठीक है, और सॉन्ग्स वगैरह, वीडियो वगैरह अपलोड होते रहते हैं उस पे, है ना। मतलब क्या आस-पास चल रहा है वो सब हमें दिखाई देगा। मौसम विभाग की जानकारी, सब कुछ, ठीक है। सामाजिक परिवेश होता है। साधारण मनुष्य का सामाजिक परिवेश क्या होता है? सोशल नेटवर्क, ठीक है। और सोशल नेटवर्क का मतलब तो वही हो गया ना कि हम उस पे आस-पास की जानकारी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, देश-विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति जब प्रचलित वेबसाइट तथा वेब पेजों के माध्यम से जन सामान्य से जुड़े होते हैं तो सूचनाएँ संदेशों को आपस में फैलाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे शेयर का बटन होगा तो मैं उसको शेयर करूँगा, जो लोग मुझसे जुड़े होंगे तो उन तक पहुँचेगी। कोई मुझसे जुड़ा है और वो कोई और मेरी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा, तो इस तरह से शेयर करके क्या होती है, खबर फैलती है, ठीक है। सूचनाओं संदेशों को आपस में फैलाते हैं, यह प्रक्रिया सोशल नेटवर्किंग कहलाती है। आई बात समझ में? नेटवर्किंग का मतलब क्या हुआ था? नेटवर्किंग का मतलब यही तो था, फैलना या फिर जोड़ना, एक दूसरे को कनेक्ट करना, नेटवर्क, ठीक है। और सोशल का मतलब होता है, सोशल मतलब जो हमारा सोशल मीडिया है, यानी कि सामाजिक परिवेश है, उसको जोड़ना, ठीक है। सामाजिक परिवेश को जोड़ना कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, वो सब की जानकारी अपडेट वहीं मिलती है हमें, ठीक है। ऑनलाइन
ऑनलाइन संसार में अवैध धोखों, जालसाजी तथा बेईमानी पर असर डाली है, ठीक है। अब ऑनलाइन संसार में देख, ठीक है, ऑनलाइन वर्ल्ड में यानी कि जो ऑनलाइन तरीके से जो भी नुकसान होता है, कैसे धोखाधड़ी करके लोग जो धोखा करते हैं, जालसाजी बेईमानी करते हैं, है ना। वर्तमान समय में ऑनलाइन सेवा संचार के अंतर्गत कई प्रकार के उपयोगकर्ताओं के साथ जालसाजी बेईमानी की जा रही है। ये जालसाजियाँ तथा अवैध धोखे निम्न प्रकार हो सकते हैं: हैकिंग के द्वारा, ठीक है, कोई हमारी वेबसाइट को, कोई हमारी चीज़ को हैक कर सकता है; क्रैकिंग के द्वारा, ठीक है, कोई पासवर्ड वगैरह क्रैक कर सकता है ना, लुभावने ऑफरों द्वारा, ठीक है। अब कोई सस्ते ऑफर देगा, है ना, कोई किसी को कुछ पता नहीं होगा तो वो उसमें फंस जाएगा उसके जाल में, उससे फिर पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी क्या है, जालसाजी, हम कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। एंटीवायरस क्या है, इन्हें खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एंटीवायरस का मतलब है कि जो कंप्यूटर, चलो इसको पढ़ ही लेते हैं तो समझ में आएगा। कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति की जानकारी करनी, ठीक है। कंप्यूटर में कोई वायरस है, ठीक है, वायरस का मतलब होता है कि उसको नष्ट करने वाली चीज़, ठीक है। वायरस मतलब कि बीमारी, है ना। जैसे मनुष्य के शरीर में कोई वायरस आ जाए तो मनुष्य क्या होता है, बीमार पड़ जाता है, उसे दवा गोली की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एंटी मेडिसिन मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो होती है मतलब एंटीबायोटिक होती है, जो उसकी बीमारी से या उसके वायरस से, मनुष्य के वायरस से लड़ने में सहायता करती है। ऐसे ही एंटीवायरस होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर की दवा होती है। कंप्यूटर ख़राब होता है, कंप्यूटर में कोई बीमारी आती है, लाइक वायरस वगैरह आ जाता है, कोई भी ट्रोजन हॉर्स वगैरह, तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो एंटीवायरस की हेल्प से नष्ट होता है, ठीक है। तो इससे हमारा कंप्यूटर सेफ भी रहता है और सही चलता भी है। कोई बाहर से ना आ जाए या फिर कोई इंटरनेट से डाउनलोड ना हो जाए, है ना, कोई भी वायरस, जिससे कि हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह या फिर फाइल वगैरह डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति की जानकारी करने तथा कंप्यूटर को उनसे मुक्त कराने वाले विशेष सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को एंटीवायरस प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है, वायरस को मारने वाला एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस प्रोग्राम अन्य कंप्यूटर, देखो ये प्रोग्राम्स ही होते हैं, जैसे फाइल्स होती हैं वैसे प्रोग्राम्स होते हैं, ये भी फाइल्स ही होती हैं। अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम्स की भांति ही होते हैं ये भी एंटीवायरस प्रोग्राम। प्रत्येक वायरस की अपनी अलग पहचान होती है, ठीक है, हर एक वायरस की अपनी अलग पहचान होती है, उनका अलग अलग कार्य होता है कि वो क्या चीज़ नष्ट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर में। जिन वायरसों को पहले पकड़ा जा चुका है उनकी पहचान के तरीके इन एंटीवायरसों प्रोग्राम के में रिकॉर्ड रहते हैं, ठीक है। अब एंटीवायरस वो सब जानकारी रखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पकड़े गए हैं, ठीक है, किस तरह के हमने वायरसेस पकड़े हैं, ठीक है। इस तरह जब जैसे कि हम जानते हैं ना कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं मनुष्य में होने वाली है ना, हम सब जानते हैं, रिकॉर्ड जानते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जो एंटीवायरस होता है वो बताता है कि भाई क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। क्लियर बात? यानी कि कंप्यूटर का डॉक्टर कौन है? वायरस है, सॉरी एंटीवायरस है, ठीक है, और बीमारी कौन है? वायरस। कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति का संज्ञान होते ही कंप्यूटर में वायरस की उपस्थिति का, यानी कंप्यूटर में जब वायरस की प्रेजेंटेशन, मतलब कि हमें पता चल जाता है कि कंप्यूटर में वायरस है, तो हमें एंटीवायरस प्रोग्राम न केवल उस वायरस को कंप्यूटर से हटा देते हैं, यानी कि जब हमें पता चलता है कि कंप्यूटर वायरस है तो क्या होता है, एंटीवायरस प्रोग्राम जो है ना क्या करते हैं, उस वायरस को हटा देते हैं, और बल्कि उनके कार्य क्षेत्रों के आधार पर क्षतिग्रस्त हुए डाटा और फाइल्स को भी कभी-कभी पूर्ण रूप से, कभी-कभी आंशिक रूप से सही कर देते हैं। यानी कि जो फाइल अगर हमारी कोई ख़राब की है किसी वायरस ने, तो वो उसको भी ठीक कर देता है। क्या होता है? एंटीवायरस, ठीक है। अब वो बीमारी को भी ठीक कर देगा और क्या करेगा, उसको बीमारी से कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको भी ठीक कर देगा, ठीक है, नुकसान हुआ है तो। एंटीवायरस को खरीदते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। एंटीवायरस प्रोग्राम को कंप्यूटर में स्थापित करना तथा प्रयोग करना सरल हो, ठीक है। एंटीवायरस ऐसा ना हो कि हाँ भाई हमें दिक्कत हो रही है, मतलब सिंपल हो इंस्टॉल करना है एंटीवायरस को। एंटीवायरस प्रोग्राम वैसे बाय द वे सब आसान ही होते हैं, ठीक है। एंटीवायरस प्रोग्राम स्मार्ट एंटीवायरस प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। स्मार्ट एंटीवायरस मतलब कि एक क्लिक करते ही वो सारा कुछ अपना ऑटोमेटिक रन करे, ठीक है, कंप्यूटर में इंस्टॉल होते ही सारा सिस्टम साफ़ कर दे इस तरह से। इसमें टीआरएस की भांति कार्य करने के विशेष गुण होने चाहिए, इसका अपग्रेडेशन करना सरल हो, ठीक है। अपग्रेड करने का मतलब है कि उसको टाइम टाइम पर अपडेट वगैरह करते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आसान रहे। किसी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है? कोई फाइल अपलोड करने, किसी पीडीएफ फाइल या वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जा सकता है? ये क्वेश्चन हमारा फिर से आया है, ये पहले हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। इंटरनेट की सहायता से किसी पीडीएफ फाइल या वीडियो को अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है, ठीक है। उस वेबसाइट को ओपन करेंगे हम, ठीक है। इन्हें अपलोड करना होता है, उसके बाद पीडीएफ फाइल या वीडियो फाइल को सेलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज़ करके वेब पेज पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, स्वतः अपलोड हो जाएगी फाइल। आसान है ना अपलोड करना। और जैसे हम किसी को कुछ फाइल भेजते हैं तो क्या करते हैं, उसमें फाइल को ढूंढते हैं, अपने फ़ोन में फाइल ढूंढेंगे, उसको क्लिक करेंगे और अपलोड सेंड कर देंगे, हो जाएगा अपलोड। वैसे ही होता है सब कुछ। सर्च इंजन से आप क्या समझ, देखो हमारे क्वेश्चन में अगर कुछ ना आए, हमें क्वेश्चन समझ में ना आए, तो हमें जो कुछ समझ में आ रहा है वो करना चाहिए, ठीक है। सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, कुछ सर्च इंजनों के नाम लिखिए, ठीक है। सर्च इंजन का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक
जिसके द्वारा किसी भी विषय के संबंधित विश्वव्यापी सूचनाएं सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती हैं। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन याहू, ठीक है, सबसे पुराना जो है, सबसे पहले 1994 में भारत आया था सर्च इंजन, ठीक है, भारत में नाम से बनाया गया है, ठीक है। वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से ज़्यादा अधिक सर्च इंजन है, ठीक है। वर्तमान समय में इंटरनेट पर 100 से ज़्यादा अधिक सर्च इंजन है, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जिसमें जो सभी जानकारी पूर्ण रूप से प्रदान कर सकता है, ठीक है। मोस्टली हम कौन सा सर्च इंजन यूज़ करते हैं? क्रोम को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रोम पर हम गूगल ओपन करते हैं तो गूगल पर सब मिलता है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम है जिससे समय समय पर अद्यतन मतलब अपडेट किया जाना चाहिए। सर्च इंजन को अद्यतन करने में अपडेट करने में समय लगता है। इस बीच की नई जानकारियों को तत्संबंधित सर्च इंजन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अतः कोई भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो इंटरनेट पर सभी जानकारियों को एक ही समय में सुलभ करा सके, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा गूगल, ठीक है, सर्च इंजन हो गया, और याहू हो गया, ठीक है, क्रोम हो गया, ठीक है। ये क्या है? हमारे सर्च इंजन है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है। वैसे तो क्रोम क्या है? ब्राउज़र है, क्योंकि इस ब्राउज़र में जाके, क्रोम में जाके हम पहले तो मोस्टली वो उसमें गूगल ही शो करता है क्योंकि वो सेलेक्टेड रहता है, डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। उसमें हम और भी चीज़ें चला सकते हैं, बिंग वगैरह चला सकते हैं, याहू वगैरह भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सर्च इंजन है। और गूगल क्या है हमारा? सॉरी, क्रोम क्या बताया था मैंने? क्रोम क्या है? हमारा ब्राउज़र है, ठीक है। और सर्च इंजन उसे बोलते हैं जिसमें हम जाके कुछ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। दुनिया भर की चीज़ें सर्च इंजन जैसे, जैसे मान लो कोई फ्लिपकार्ट है। अब बताओ फ्लिपकार्ट क्या है? फ्लिपकार्ट सर्च इंजन है क्या? फ्लिपकार्ट सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। फ्लिपकार्ट हमारा सर्च इंजन नहीं है। जैसे गूगल हो गया, गूगल हमारा सर्च इंजन है। गूगल के अंदर हम अन्य वेबसाइट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अन्य वेबसाइट, अन्य चीज़ के बारे में गूगल के अंदर फ्लिपकार्ट को ढूंढ सकते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट के अंदर हम गूगल सर्च नहीं कर सकते। फ्लिपकार्ट के अंदर वही चीज़ें आती है, ई कॉमर्स वाली चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये ई कॉमर्शियल वेबसाइट होती है, ठीक है। क्लियर बात? सर्च इंजन और इसका ये समझ में आ गया ना? कुछ नहीं समझ में आएगा तो डाउट पूछ लेना मुझसे। किसी भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया समझाइए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो हमें प्रक्रिया बतानी है। एंटीवायरस की इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को उदाहरण सहित दिया गया है। अवास्ट, ठीक है, अवास्ट नाम का एक एंटीवायरस है, ठीक है। अवास्ट नाम का फेमस एंटीवायरस होता है। एंटीवायरस के इंस्टॉलेशन द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है। अपने कंप्यूटर में फ्री ट्रायल अवास्ट एंटीवायरस स्थापित करने की चरण अग्रानुसार हैं, ठीक है, ये दिए हुए हैं। सर्वप्रथम इंटरनेट की सहायता से अवास्ट फ्री ट्रायल वर्जन को डाउनलोड कर लेते हैं। नेट से हम क्या कर लेते हैं? अवास्ट फ्री ट्रायल वर्जन, अवास्ट फ्री ट्रायल वर्जन, ठीक है। ये हो गया हमारा एंटीवायरस का नाम। फ्री ट्रायल मतलब कि वो एक फ्री ट्रायल वर्जन होता है 30 दिन का, ठीक है। कोई पूछे तो कितने दिन का होता है ट्रायल वर्जन? मोस्टली मिनिमम 30 दिन का होता है, ठीक है। मैक्सिमम 30 दिन का होता है। आपके सिस्टम में सुरक्षित डाउनलोड किया हुआ हो, ठीक है। अवास्ट का सेटअप ओपन किया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? डाउनलोड जो हुआ है हमारे पास, अवास्ट का सेटअप ओपन किया जाता है, उस यानी कि उसको ओपन करेंगे। उसके बाद स्क्रीन पर विंडो ओपन होगी जिसमें इंस्टॉलेशन की भाषा सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करें और यूज़र नेम, लाइसेंस, डॉक्यूमेंट संबंधी विंडो प्रदर्शित होगी, उस पर नेक्स्ट क्लिक करें, ठीक है। उसमें लाइसेंस वगैरह, लाइसेंस की वगैरह, यूज़र नेम वगैरह डाल देंगे। इंस्टॉलेशन पूर्ण होने पर फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करें, ठीक है। अब जब इंस्टॉलेशन हो जाती है तो वो क्या बोलता है? फिनिश वाला, ठीक है। फिनिश का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दें तो क्या हो जाएगा? हमारे सिस्टम में स्थापित हो जाएगा। अवास्ट एंटीवायरस हमारा इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम में। क्लियर बात? और अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने क्वेश्चन रह गए अब देख लेते हैं थोड़ा। काफ़ी लंबा चल गया ना क्योंकि कंप्यूटर वाला सिस्टम, ठीक है। 62 पेजेस, 62 पेजेस। अभी हम कहाँ पे हैं? कंप्यूटर ज़्यादा चल गया है क्योंकि समझाना पड़ रहा है ना, हर चीज़ क्लियर करनी पड़ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे आराम से। क्योंकि देखो, हम पढ़ रहे हैं, हम ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं पूरा, लेकिन हम फर्स्ट एंड लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, कभी भी हम एक बार पढ़ेंगे तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्लियर होगा। कुछ ना समझ में आए मुझसे पूछ लेना। वर्कशीट पैकेज, ठीक है। वर्कशीट पैकेज, इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकत्रित किया जाता है, एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें आंकड़ों को रो तथा कॉलम वाइज सेट किया जाता है, ठीक है। वर्कशीट पैकेज किसे कहते हैं? वर्कशीट पैकेज एक्सेल, एक्सेल का सॉफ्टवेयर मैंने बताया था, एक्सेल होता है, ठीक है। एक्सेल प्रोग्राम होता है, एम एस एक्सेल,
एम एस एक्सेल किसके अंदर होता है, एम एस किसके अंदर होता है, एम एस एक्सेल की बात हुई थी हमारी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, उसमें ऐसी स्प्रेडशीट्स होती हैं, ठीक है। कॉलम होते हैं, रो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं कॉलम, ठीक है, ऐसे जो खड़े होते हैं ये होते हैं कॉलम। इस तरह जो ब्लैंक्स होते हैं इधर को, ये होती है रोज, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से होते हैं पूरे पेज में, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सेल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को फीड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे नेम लिखना है, ठीक है, किसी स्टूडेंट की क्लास लिखना है, ठीक है, फादर्स नेम, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है, बी लिखेंगे, ए लिखेंगे, इस तरह बच्चों के नाम, फिर क्लास लिखेंगे, ठीक है, फिर इसके फादर्स के नेम। इस तरह से हम डेटा को इसमें रखते हैं। अब कार्यालयों, ठीक है, कार्यालयों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में थोड़ा मोड़ा नहीं, 100-150 नहीं, बहुत लाखों तक का डेटा रहता है, ठीक है, जो हम इसके अंदर फीड करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है उनकी गणित से गणना करने के लिए। पैकेज का मुख्य अवयव वर्कबुक होता है, ठीक है। पैकेज का मुख्य अवयव जो मेन मेन चीज़ होती है, यही वर्कबुक है, ठीक है। वर्कबुक का मतलब जिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। जिस जिस सामान्यतः 3 वर्कशीट होती हैं, 3 वर्कशीट कॉमनली यहाँ पे 3 वर्कशीट दी होती हैं, ठीक है। जैसे एक तो ये हमारा हो गया, ठीक है, और नीचे ऑप्शन होता है 1 2 3, इस तरह से 3 शीट का। तो हम दूसरे पर क्लिक करेंगे तो दोबारा नई सीट खुल जाएगी, और हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, और भी ऐड कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा और भी कर सकते हैं, लेकिन जो सामान्य तो होता है वो, मतलब डिफ़ॉल्ट जो होता है पहले से दी हुई होती है वो 3 होती है, ठीक है। पूछेगा तो बता देंगे, और उसमें ऐड भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारा ऐड कर सकते हैं। डाटाबेस पैकेज सॉफ्टवेयर का प्रमुख उपयोग आंकड़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ज़रूरत के अनुसार प्रस्तुत किए गए आंकड़े प्रस्तुत करने की आवश्यक व्यवस्था की जाती है। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को अपनी ज़रूरत के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एक प्रयोगकर्ता द्वारा विभिन्न विधियों द्वारा इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। डाटाबेस सॉफ्टवेयरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एक प्रयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा एक साथ अनेक प्रयोगकर्ता लोकल एरिया नेटवर्क द्वारा ब्राउज़र द्वारा आंकड़े विषय प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग विविध विंडोज़ में करके इंटरनेट के द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर कोई हमारा डेटाबेस है तो उसके अंदर हमारा डेटा रखा होगा, अब हम इंटरनेट से जुड़ के जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको इंटरनेट से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वही चीज़ बोल रहा है, कितनी बार बोलेगा भाई, ठीक है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर के प्रयोग में यदि आरएडी टूल्स को संबंधित कर दिया जाए तो आंकड़ों को संबंधित कार्य शीघ्र रूप में संपन्न हो जाता है, ठीक है। आरएडी नाम टूल है, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे इस डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमारा क्या होगा, काम आसानी से जल्दी हो जाएगा। एक्सेल 2007 में नई रिक्त वर्कबुक कैसे बनाई जाती है, ठीक है, नई खाली वर्कबुक, ठीक है, एक्सेल में काम करने के लिए। एक्सेल किसी भी डेटा को पंक्ति, ठीक है, हमने बताया था पंक्ति ऐसे होते हैं, कॉलम ऐसे होता है, ठीक है, पंक्ति ऐसे होती है, ठीक है, और ये कॉलम होता है, ये जो है ये पंक्ति है और ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। एक्सेल किसी भी डाटा को पंक्ति और रो में व्यवस्थित करता है। इन्हीं पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित रूप को वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारा, ये क्या है, वर्कशीट कहलाता है। किसी वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती हैं, ठीक है। वर्कबुक का मतलब होता है एक फाइल, ठीक है। वर्कबुक का मतलब होता है एक एक्सेल की फाइल, ठीक है। अब एक एक्सेल की फाइल जो होगी, उस एक्सेल, ठीक है, इस एक्सेल की फाइल में क्या होगा, ये क्या होगी, इसे ही हम वर्कबुक बोलेंगे, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, वर्कबुक, ठीक है। अब इसके अंदर 3 शीट होंगी, 3 वर्कशीट होंगी, ठीक है, 3 वर्कशीट होंगी जो हमें जनरली दी जाती हैं। उसके बाद प्लस का साइन होता है, और भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, अपना नाम भी इसमें चेंज कर सकते हैं, वर्कशीट का नाम भी रख सकते हैं, ठीक है बात। और क्या है, आप इसमें अपनी सुविधा अनुसार शीट्स जोड़ सकते हैं, ठीक है। अधिकतम 255, यानी कि हम उसमें 255 तक मैक्सिमम कर सकते हैं, अथवा घटा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। प्रत्येक सीट का नाम वर्कशीट के नीचे सीट टैब पर प्रदर्शित होता है, ठीक है। नीचे वर्कशीट के नीचे सीट टैब होता है, यहाँ पे तो सीट नंबर वगैरह, सीट नाम वगैरह शो होता है, वर्कशीट का नाम, ठीक है। इस इस सीट्स के नाम को हम सुविधा अनुसार रीनेम कर सकते हैं, रीनेम मतलब उसको चेंज भी कर सकते हैं, बताया ना मैंने, अपनी सीट्स का नाम हम चेंज कर सकते हैं। एम एस पावर पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एम एस पावर पॉइंट क्या है। एम एस वर्ड का परिचय दीजिए, ठीक है। हमसे अब 2 क्वेश्चन पूछा है। एम एस वर्ड का सामान्य परिचय, ठीक है, एम एस पावर पॉइंट के बारे में नहीं बताया इसने, एम एस वर्ड का बता रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक
वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग होती है, उसमें टाइपिंग वगैरह रिलेटेड काम होता है, ठीक है। यह प्रोग्राम आपके अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट, रिजल्ट वगैरह सब बनाने के काम आता है, ठीक है। उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अभिलेख को संपादित करके उसे और भी उपयोगी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें जो भी ऑप्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, उसकी हेल्प से हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं, तेज़ी से कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं, ठीक है, और सुंदर बना सकते हैं। इस तरह से हम कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। और एम एस पावर पॉइंट क्या होता है? एम एस पावर पॉइंट भी इसी तरह से एम एस वर्ड का, एम एस ऑफिस का, मतलब एम एस ऑफिस का एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसे हम एम एस पावर पॉइंट या फिर पीपीटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम स्लाइड्स तैयार करते हैं, ठीक है। स्लाइड्स तैयार करते हैं, जैसे कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है, तो हम पीपीटी पर भी क्लासेस लेंगे, तो उसमें हम एम एस पावर पॉइंट की हेल्प से ही बनाएंगे उस फाइल को, ठीक है। और इसमें हम जैसे कि क्या करते हैं, ग्राफिक्स वगैरह भी डाल सकते हैं, उसमें अपने डिज़ाइन वगैरह तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जो टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को, आप लोगों ने देखा होगा, वो स्लाइड्स वगैरह पे पढ़ाते हैं, पीपीटी वगैरह बना के उन्हीं पर ही पढ़ाते हैं, ठीक है। यही होता है हमारा पावर पॉइंट का काम, और कुछ नहीं। पावर पॉइंट एक क्या है, वो भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कंप्यूटर में, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। इसी की तरह लिख देंगे, और इसमें जो चीज़ बोल रहा है, पीपीटी वगैरह, हम फाइल वगैरह बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। साइबर सुरक्षा तथा साइबर अपराध दोनों को समझाइए, ठीक है। साइबर सेफ्टी से आप क्या समझते हैं? साइबर सुरक्षा से आशय है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है, जिससे कि हम अपने कंप्यूटर को आसानी से चला सकें, सुरक्षित होकर चला सकें, उसे हम साइबर सुरक्षा कहते हैं, ठीक है, साइबर सेफ्टी कहते हैं, ठीक है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा की ओर सरकार ने अपना कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है। वह नित्य नए अधिनियमों, कानूनों को निर्माण करती जा रही है, जिससे कि इस कुकृत्य को रोका जा सके, जिससे कि सुरक्षा बढ़े। विस्तार रूप में समझने के लिए इसकी जड़ साइबर अपराध को समाप्त समझना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अब जैसे साइबर सुरक्षा को समझने के लिए हमें साइबर अपराध भी समझना पड़ेगा। अब देखो, साइबर अपराध कितने तरह के होते हैं, उसी तरह से हमें सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, यही तो कह रहा है। अब अपराध कई तरह के होते हैं, हमें, है ना। साइबर अपराध में ये होता है ना कि ऑनलाइन हम धोखाधड़ी में फंस जाते हैं, या फिर किसी भी तरह से अटैक वगैरह हो जाता है ना। तो उसकी जो सिक्योरिटी होती है, उससे बचने के लिए हम कई तरह की सिक्योरिटी बनाते हैं, फिर, है ना। तो कह रहा है कि पहले हम अपराध का जानना ज़रूरी है, फिर हमें साइबर सुरक्षा का जानना उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि साइबर अपराध गैर कानूनी कृत्य हैं, यानी कि गैर कानूनी होते हैं, ठीक है, इलीगल होते हैं, जिसमें कंप्यूटर या तो एक उपकरण या लक्ष्य, या दोनों, ठीक है, जिसमें या तो कंप्यूटर या फिर कोई डिवाइस या फिर कोई लक्ष्य या फिर कोई टारगेट होता है, या फिर दोनों, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कंप्यूटर या तो एक उपकरण या दोनों लक्ष्य, दोनों हैं, ठीक है। इस लाइन को समझते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि साइबर अपराध गैर कानूनी कृत्य है, ठीक है। ये इलीगल काम है, ठीक है, काम करना नहीं चाहिए, गैर कानूनी है बिल्कुल, है ना, अपराध है, जिसमें कंप्यूटर या तो एक उपकरण है या लक्ष्य है, या दोनों है, ठीक है। जिसमें कंप्यूटर क्या है, एक टारगेट है, कंप्यूटर को हम टारगेट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। टारगेट का मतलब है कि कोई हमारा दुश्मन है, तो वो हमारे कंप्यूटर पर टारगेट बनाकर उसको हमला करेगा, ठीक है। उस तरह से लक्ष्य की बात कर रहा है। उपकरण मतलब एक डिवाइस, ठीक है। उपकरण मतलब डिवाइस, यानी कि उसको हम डिवाइस के तौर पर तो यूज़ करते हैं, या उपकरण मतलब टूल्स की तरह। कंप्यूटर में हम खुद हैकिंग करते हैं, कंप्यूटर से ही तो हैकिंग सीखते हैं, और उसी से हम क्या करते हैं, अपराध करते हैं। साइबर अपराध पारंपरिक प्रकृति के होते हैं, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि, शरारत, जो भारतीय दंड संहिता के अधीन है, ठीक है। कंप्यूटर के दुरुपयोग ने भी आपराधिक गतिविधियों में समाष्टि होकर नवयुगीन अपराधों के स्तर को जन्म दिया है, जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संबोधित किया जा रहा है, ठीक है। साइबर नियम क्या है, साइबर नियम को पढ़ लेते हैं। साइबर कानून, साइबर लॉ भी कहा जाता है, ठीक है, एक शब्द है जिसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी संबंधित कानूनी मुद्दों, विशेष रूप से साइबर स्पेस का साथ इंटरनेट का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। साइबर नियम या साइबर कानून, ठीक है, साइबर लॉ भी कहा जाता है, ठीक है, जिससे कि हम साइबर मतलब कि साइबर क्राइम से बच सकते हैं, ठीक है। साइबर सेफ्टी किस तरह से अपनानी चाहिए, वही चीज़ हमारा क्या है, जैसे कि अपने डेटा को सेफ रखना है, हमें पासवर्ड वगैरह किसी को नहीं बताना है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा क्या है, साइबर लॉ है, ठीक है। जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ट्रैफिक दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करते हैं ना, वैसे ही ये है साइबर नियम।
साइबर रूल्स, ठीक है। यह संपत्ति संविदा की तरह कानून का एक संयुक्त मार्ग है, ठीक है, क्योंकि यह कई कानूनी क्षेत्रों का एक चौराहा है जिसमें बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारिता का समावेश है, ठीक है। इसमें ये सब है, गोपनीयता, सिक्योरिटी वगैरह, प्राइवेसी वगैरह, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। संक्षेप में साइबर कानून इंटरनेट पर मानव गतिविधियों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को कानून की भौतिक दुनिया के लिए लागू करने की न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत करने का एक प्रयास है, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि जो हमारे अपराध होते हैं उससे बचने के लिए सरकार कदम उठाती है, तो वही मतलब रूल्स वगैरह बनाती है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही चीज़ समझाया गया है, ठीक है। MS डॉस का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट MS, अगर MS तो उसका नाम है MS धोनी नहीं, ठीक है। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, क्लियर बात। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसके फुल फॉर्म पूछ रहा था। इनपुट डिवाइस से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट साधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। इनपुट का मतलब हम कंप्यूटर में जो डेटा भेज रहे हैं अपनी तरफ से, बाहर से डेटा अंदर भेज रहे हैं, वो क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से ही भेजते हैं, क्योंकि उपयोगकर्ता का संबंध केवल उन्हीं उपकरणों डिवाइसों से होता है, क्योंकि हम उसी चीज़ को यूज़ करते हैं, कीबोर्ड या माउस, ठीक है। हम कीबोर्ड से या माउस से ही तो वर्क करते हैं, है ना। उपयोगकर्ता जो यूज़र होता है कंप्यूटर चलाने वाला, वो इस पे ही तो वर्क करता है, कीबोर्ड से या माउस से, है ना। तो मेन तो यही है। तो ये कह रहा है कि इसके माध्यम से वह कंप्यूटर में अपना कोई भी कार्य कर सकता है, वही चीज़ बोल रहा है। और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर हमें देता है, रिजल्ट देता है, किसके थ्रू देता है? जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर से प्रिंट करके निकाल के देता है। मॉनिटर हो गया, सबसे पहले तो मॉनिटर है। स्पीकर हो गया, स्पीकर से साउंड बाहर आती है ना, तो वो आउटपुट है। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए कौन से दो सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, ठीक है। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग के लिए दो सॉफ्टवेयर हैं, पेज मेकर, ठीक है, इसको पेज मेकर को याद रख लेंगे, और MS वर्ड हो गया, ठीक है। ये जो वर्ड प्रोसेसिंग है, टाइपिंग वाला है, तो ये क्या है? हिंदी टाइपिंग इसमें भी होती है और इसमें भी होती है। अब देखो आजकल तो बहुत सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन जो कॉमन है वो यही है। एक हो गया पेज मेकर और एक हो गया MS वर्ड, ठीक है। विभिन्न ऑफिस पैकेज कौन कौन से हैं? किन्हीं दो के नाम लिखिए, ठीक है। ऑफिस पैकेज मतलब ऑफिस की बात होगी। अब ऑफिस वो वाला ऑफिस नहीं, अभी MS ऑफिस की बात हो रही है, ठीक है। ऑफिस पैकेज कहते हैं इसको, माइक्रोसॉफ्ट पैकेज, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज, कई प्रकार के ऑफिस पैकेज प्रचलित हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट का ही हो, ठीक है। इस तरह के और भी पैकेज हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है विभिन्न प्रकार के ऑफिस पैकेज कौन कौन से हैं, किन्हीं दो के नाम। एक तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, 2007। और ये 2007 का पूरा डेटा है, मान लो कि ये 2007 का बुक का कंटेंट है। अब इसको अपडेट करना है, 2024-25 चल रही है, ठीक है। उसके बाद अब देखो बहुत आ गए हैं, 2024 का भी आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। उसमें बहुत सारा डेटा अपडेट हुआ है, फीचर्स वगैरह हैं बहुत, है ना। तो वही चीज़ है। अब देखो अपडेट चीज़ नहीं है ना इसमें बुक्स में, तो हम सब वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा अपडेट करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2007 का ऑफिस हो गया, यह कार्यालयों के उपयोग आने वाला सबसे महत्वपूर्ण पैकेज है, ठीक है। मुख्यतः सभी कार्यालयों में इसी पैकेज का उपयोग होता है। इसी की सहायता से आप डाटा के रखरखाव, गणना, प्रस्तुतिकरण सभी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। डाटा का रखना यानी कि एक्सेल में होता है, गणना है ये भी एक्सेल वगैरह में होती है, ठीक है। उसका कैलकुलेशन वगैरह, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन PPT वगैरह में हम बना सकते हैं। सभी कार्य किसमें होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बताया मैंने क्या क्या होता है। MS ऑफिस होता है, ठीक। MS ऑफिस में क्या क्या होता है? MS वर्ड हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया, MS एक्सेल, और PPT हो गया, ठीक है, जिसे पावर पॉइंट बोलते हैं। क्लियर बात। इसकी इन सब की वजह से हम MS ऑफिस के अंदर है ना ये, तो इनकी वजह से हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर बात। ओरेकल ओपन हो गया, ओपन ऑफिस, ओरेकल ओपन ऑफिस, ठीक है। एक हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक हो गया ओरेकल ओपन ऑफिस, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इस ऑफिस पैकेज की सहायता से आप कार्यालय के डाटा संबंधित सभी कार्यों को बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। वही चीज़ है जो ये है वही यू है, ठीक है। ये वही ये है, तो इसको भी वही कार्य कर देंगे। इसमें व्यवस्थिकरण आदि कार्यों का निर्वहन किया जा सकता है, आसानी से काम कर सकते हैं, बस हो गया। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? ठीक है, एक नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर जिस विधि से केबलों द्वारा जुड़े होते हैं उसे नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी का मतलब कि वो किस तरह से केबल द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी चार प्रकार की होती है: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, जाल टोपोलॉजी, ठीक है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जो बस टोपोलॉजी वाले होते हैं वो नेटवर्क केबल से इस तरह से जुड़े होते हैं, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, जैसे बस में सीट होती है ना उस तरह से, इस तरह से। तो ये बस टोपोलॉजी हो गई, जैसे केबल से जुड़े होते हैं, ये केबल होती है, आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी कैसे होता है? रिंग टोपोलॉजी इस तरह से जुड़े होते हैं, रिंग की तरह, अंगूठी की तरह, ठीक है, ऐसे आपस में जुड़े होते हैं। क्लियर बात।
स्टार टोपोलॉजी कैसा होता है? स्टार टोपोलॉजी इस तरह से होता है, ठीक है। ये मेन बीच में होता है कंप्यूटर, इस तरह से कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, तो स्टार टोपोलॉजी हो गया, ठीक है। जाल टोपोलॉजी कैसे हो जाए? जाल कैसा भी बना दो इस तरह से, और भी कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा जाल, तो ये जाल टोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है भाई। आ रहा है समझ में? नेट टोपोलॉजी बोलते हैं उसे। तो उपयुक्त सभी प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी के अपने अलग अलग लाभ हैं, हानियां हैं, ठीक है। लाभ व हानियां हैं। इन टोपोलॉजी की आवश्यकता अनुसार संयुक्त रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। स्टार बस टोपोलॉजी या रिंग स्टार रिंग टोपोलॉजी, यानी कि कह रहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो हम इनको आपस में मिला के भी कर सकते हैं। स्टार बस टोपोलॉजी या बस रिंग टोपोलॉजी, इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है। लॉगिन और लॉगआउट क्या है? ठीक है, लॉगिन का मतलब है कि हम किसी चीज़ को ऑन करते हैं, ठीक है, और लॉग आउट का मतलब ऑफ करते हैं, ठीक है। जब किसी पुराने यूज़र द्वारा लॉग ऑफ यूज़र नेम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लॉग ऑफ यूज़र नेम का प्रयोग किया जाता है, तो सभी प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं, एक भिन्न यूज़र के रूप में लॉग ऑन हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि नए यूज़र द्वारा पुनः लॉगिन किया जा सकता है। ये कह रहा है कि अगर लॉगिन का मतलब है कि कोई अगर पुराना यूज़र है तो उसका हम आईडी को लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में लॉगिन और लॉग ऑफ होता है ना, कंप्यूटर के अंदर भी यूज़र्स होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी आईडी उसमें लॉगिन करके कंप्यूटर के अंदर यूज़र्स, तो मेरा पर्सनल डेटा अलग सेव रहेगा, कोई और यूज़ कर रहा है तो उसका अलग रहेगा, वो अपने आईडी से लॉगिन कर सकता है, ठीक है। ऐसे लॉग आउट का है जब हम अपना काम हो जाता है पूरा, तो हम उसका मतलब अकाउंट से बाहर आने की प्रक्रिया को लॉग आउट कहते हैं, ठीक है। इतना तो भाई सबको पता होगा, लॉग इन लॉग आउट। वेबसाइट क्या है? ठीक है, वेबसाइट का संबंध विश्व फाइलों के संकलन से होता है, जिसे डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, ठीक है। इसे आरंभ की फाइल या होम पेज कहते हैं। एक संस्थान या व्यक्ति यह कहता है कि उनके वेबसाइट को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, उनके पते का होम पेज देते हैं, ठीक है। अब कोई कहे कि हमें आपकी संस्थान या आपकी वेबसाइट का पता, मतलब आपकी वेबसाइट के बारे में कैसे जाना जाए, ठीक है, किस प्रकार प्राप्त किया जाए, तो वो उसका एड्रेस देते हैं, ठीक है, होम एड्रेस, ठीक। होम पेज से तुम्हें उसके सभी अन्य पेज की साइट प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए आईबीएम के लिए वेबसाइट के, तो जैसे हम होम पेज का एड्रेस देते हैं, ठीक है, इस तरह से। उदाहरण के लिए आईबीएम, ठीक है, तो ibm.com इस तरह से हमारा शो होगा। होम पेज के अंतर्गत वास्तव में विशिष्ट फाइलों का नाम एवं इंडेक्स के रूप में HTML के रूप में सम्मिलित किया जाता है। आईबीएम के होम पेज के पते के अंतर्गत हजारों पृष्ठ सम्मिलित होते हैं, ठीक है, आईबीएम के होम पेज में, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट का होम पेज है उसमें बहुत सारे पते होते हैं, ठीक है, मतलब कि जैसे कि मुझे, जैसे अरे मान लो कि जैसे ये होम पेज है मेरा, ठीक है, यहाँ ऑप्शंस हैं, मेन्यू बार हो गया, यहाँ सर्विस हो गया, यहाँ डिटेल्स हो गया, यहाँ कोर्स हो गया, इस तरह से मेरी वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे अब ये बहुत सारे पेजेस हैं, है ना, कोर्स पे क्लिक करूँगा तो कोर्स वाली पेज ओपन होगी, है ना, यहाँ कोई डिटेल्स वगैरह की करूँगा तो डिटेल्स वाला, एड्रेस वाला करूँगा तो एड्रेस वाला पेज ओपन होगा, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि बहुत सारे पेजेस कनेक्ट होते हैं उसमें, होम पेज में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक्सप्लोरर क्या है? स्पष्ट कीजिए। विंडो एक्सप्लोरर पूर्ण संस्करणों के प्रोग्राम मैनेजर तथा फाइल मैनेजर प्रोग्राम की जगह विंडोज़ 9598 ME में विंडोज़ एक्सप्लोरर एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जो फाइलों, ड्राइवों, नेटवर्क संबंधों की देखभाल व्यवस्था करता है। यद्यपि विंडोज़ एक्सपी में विंडोज़ एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं है, उस उपलब्ध नहीं है, मान लो कि विंडोज़ एक्सपी में विंडोज़ एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं है, तो इसके बदले कंप्यूटर से कार्य लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि डेस्कटॉप पर एक माई कंप्यूटर ऑप्शन होता है, ठीक है, आइकन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें सारा सब कुछ आ जाता है। विंडोज एक्सप्लोरर का मतलब है कि भाई विंडोज़ के अंदर हमारा क्या क्या डेटा है, क्या क्या चीज़ें हैं, हम उसको कैसे एक्सप्लोर करेंगे, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अलग से आइकन दिया जाता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर ही इनबिल्ट होता है वो, ठीक है। अब उसके अंदर, अब जैसे 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 मैं क्या बताऊँ, जैसे हमारा, ठीक है, ये क्या है, होम पेज है लैपटॉप का, इसका टैबलेट का, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि मैं ऐसे ऊपर करूँगा तो ये बहुत सारे मेरे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे ना, सॉफ्टवेयर्स। तो मेरे सॉफ्टवेयर्स जब ओपन हो जाएंगे
तो इसमें मुझे पता चल रहा है कि भाई कौन-कौन सी ऐप्स कहाँ हैं, है ना? और भी चीज़ के बारे में, है ना? तो मुझे इसकी जानकारी, तो माई कंप्यूटर से कार्य लिया जाता है, ठीक है? अगर उसमें क्या नहीं है, विंडोज़ एक्सप्लोरर नहीं है तो, ठीक है? स्क्रॉल बार की उपयोगिता समझाइए, ठीक है? अब जैसे कोई पेज है ना? अब जैसे ये स्क्रॉल बार है ना, इधर जो दिख रहा है तुम्हें, ऐसे ये जो है, एक इधर को क्या है? स्क्रॉल बार है ना ये जो है, ठीक है? अब नीचे भी देखते हैं, नीचे भी एक स्क्रॉल बार है, ठीक है? ऐसे करके ये जो दिख रहा है, ये कोने में यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ पे देखना, ये नीचे स्क्रॉल बार है ना? और ऐसे ऊपर नीचे करूँगा तो ये इधर दिखेगा तुम्हें, ये स्क्रॉल बार है, इधर को देखो, ये स्क्रॉल बार है। ऐसे ही जब हम फाइल को स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे स्क्रॉल बार हमें शो होता है, ठीक है? ये पूरी ऐसे शो होता है इस पट्टी पे, ऐसे इधर को भी और ऐसे भी। तो ये किसी विंडोज़ में दिखाई जा रही सूचनाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के साधन है, ठीक है? ऐसे ऊपर करूँगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे करूँगा तो नीचे चला जाएगा। तो सूचना हमें इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है, ठीक है? अब जैसे स्क्रॉल बार का मतलब हो गया, अब जैसे मुझे ये पेज दिख रहा है, ठीक है? अब नीचे का पेज नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे स्क्रॉल बार इस ऐसे क्लिक करूँगा तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है? मान लो कि ये मेरा स्क्रॉल बार की तरह है, ठीक है? मैं दूसरा पेज कैसे देखूँगा, यहाँ पर दूसरे पेज पे ऐसे चला जाऊँगा तो दूसरा पेज दिख जाएगा, तीसरे पेज पे चला जाऊँगा, और पेज आएँगे तो और पेज पे चला जाऊँगा। आई बात समझ में? ये होता है स्क्रॉल बार, ठीक है? उसे देखने के लिए स्थान पर लाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः ऐसी विंडो में दिए जाते हैं जिसको विंडो के छोटे आकार के कारण सभी सूचनाएँ एक बार में दिखाई नहीं पड़ती हैं, ठीक है? अब ऐसी विंडो में होते हैं ये, जैसे कि पूरी छोटा करने पर वेबसाइट, विंडोज़ को छोटा करने पर भी वो सारी जानकारी हमें दिखती नहीं है, तो उसमें स्क्रॉल बार ऐड हो जाते हैं अपने आप ही। जब हम वेबसाइट वगैरह भी बनाते हैं तो स्क्रॉल बार ऐड हो जाते हैं, ठीक है? वैसे विंडो के अंदर होता है, कोई डेटा है, कोई फाइल है ना? स्क्रॉल बार दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है? ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, ठीक है? और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ठीक है? अब ये जो इधर की साइड होता है, इधर की साइड स्क्रॉल बार जो होता है इधर की साइड, वो होता है हमारा वर्टिकल, ठीक है? ऊर्ध्वाधर। नीचे की साइड जो होता है वो हमारा होता है क्षैतिज, ठीक है? इधर की साइड। क्लियर बात समझ में? बात आ रही है समझ में अब? स्क्रॉल बार हमने पढ़ लिया, दो प्रकार के होते हैं। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का प्रयोग सूचनाओं में ऊपर नीचे के लिए किया जाता है, ऐसे ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है? इसी प्रकार स्क्रॉल बार को क्षैतिज स्क्रॉल बार वाला, ठीक है? स्क्रॉल बार को प्रयोग कैसे करते हैं, दाएं या बाएं, या बाएं से दाएं जाने के लिए, ठीक है? ये स्क्रॉल बार पिट विंडो में दाएं किनारे और निचले किनारे पर होता है, ठीक है? मैंने बताया दाएं किनारे पर होता है और निचले किनारे पर होता है, इधर की साइड नहीं मिलेगा स्क्रॉल बार, ठीक है? ये स्क्रॉल बार नहीं था, ये स्क्रॉल बार टाइप का एग्जांपल मैंने लिया था, ठीक है? स्क्रॉल बार हमारा सिर्फ यही होता है जो यहाँ पे शो हो रहा है ये, ठीक है? ये दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे गायब जो हो जाता है, ऐसे ही हमारे उसमें होता है, पीसी में होता है। अरे ये है यहाँ पे, ठीक है? ये यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे हो रहा है, ठीक है? हल्का सा। अब जैसे मेरे को इधर का नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे करूँगा, इधर का नहीं दिख रहा है तो लेफ्ट राइट करूँगा, ठीक है? तो स्क्रॉल बार आ जाता है। मुझे पूरा दिख रहा है ना, देखो, पूरा दिखेगा तो स्क्रॉल बार चला जाएगा, पूरा दिख रहा है, पेज पूरा दिख रहा है तो स्क्रॉल बार चला गया, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि किसी कंप्यूटर प्रणाली के सफल संचालन हेतु एक प्रबंधक का कार्य करता है, सुनिश्चित करता है कि समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन उचित रूप से हो रहा है या नहीं, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है जो कंप्यूटर में काम चल रहा है वो ठीक से हो रहा है या नहीं, वो सब क्या देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है, ठीक? ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूह का एक संयोजन होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्रियाओं के माध्यम सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न साधनों और रिसोर्सेज के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है, ठीक है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि जो कंप्यूटर को चलाने में बहुत हेल्पफुल होता है, कंप्यूटर के अंदर ही होता है, ठीक? अब जैसे हमारा विंडोज़ होती है, वो क्या होती है? विंडोज़ क्या होती है? हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है वो, ठीक है? उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं, ठीक है? निर्देश समूह होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है? तो अपना आप जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको, बहुत टाइम हो गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली की विभिन्न आगत इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूनिट्स, केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि सीपीयू, और स्थायी भंडारण जो मेमोरी यूनिट होती है, ठीक है? स्टोरेज डिवाइस होती हैं, इन सभी पर नियंत्रण रखता है, ठीक है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इन सबको भी कंट्रोल करता है। प्रयोक्ता यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों अन्य सॉफ्टवेयर के सफल क्रियान्वयन का प्रबंध भी करता है, ठीक है?
जो यूज़र है उसके द्वारा कोई कमांड दी गई है तो उसका भी वो क्या करता है, उसका भी फॉलो करता है, उसका भी प्रबंध करता है, उसके रिजल्ट का, क्रियान्वयन का। ठीक है, क्रियान्वयन मतलब सफल रिजल्ट का। कार्य क्या है उसका? प्रक्रिया प्रबंधन, स्मृति प्रबंधन, आगत निर्गत, ठीक है, मतलब इनपुट आउटपुट, फाइल प्रबंधन इत्यादि। ठीक है, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ये हमें याद रखना है। रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसमें। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, स्थायी मतलब वो परमानेंट मेमोरी होती है, उसको मतलब हम लगा के ही रखते हैं मोस्टली। जब कोई ख़राब हो जाती है, कुछ भी हमें चेंज करना होता है तो हम निकाल सकते हैं उसको। रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ में ही निर्देशों समूह में संग्रहित कर दिए जाते हैं। ठीक है, जब हम कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं, उसमें इंस्टॉलेशन करते हैं, विंडोज इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें ही इंस्टॉल होता है। ठीक है, रोम के अंदर ही इंस्टॉल होता है। ठीक है, प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं रोम में ही। संग्रहित निर्देश समूह प्रोग्राम परिवर्तित या नष्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, रोम के अंदर ही अगर हमें कोई डाटा चेंज करना है, कोई लिखना है उसमें डेटा को, या फिर नष्ट करना है, डिलीट करना है, तो हम रोम के अंदर ही कर सकते हैं, रैम के अंदर नहीं होता है। ये नॉन वोलेटाइल अर्थात स्थायी होता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल स्थायी होता है। विद्युत आपूर्ति बंद होने या कंप्यूटर बंद होने की परिस्थिति में रोम में संग्रहित डेटा निर्देश समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, जो हमारा डेटा है, फाइल रखी हुई है इसके अंदर, रोम के अंदर, एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर, स्टोरेज डिवाइस के अंदर, वो उसी के अंदर होती है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस में कंप्यूटर बंद होने पर या लाइट जाने पर, ठीक है, विद्युत बंद होने पर बंद नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं वो। ठीक है, यह सेमीकंडक्टर चिप होती है। ठीक है, इसके अंदर रोम में संग्रहित निर्देशों के समूह को स्थायी होने के कारण रोम में उसके संग्रहित निर्देश समूह के संयोजन को फर्मवेयर कहा जाता है। रोम में संग्रहित निर्देश समूह का प्रयोग मात्र कंप्यूटर को प्रारंभ करते समय ही होता है। ठीक है, ये कह रहा है जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तो ही इसका रोम में जो डेटा है वही यूज होता है। ठीक है, जब हम उसका ऑन करते हैं, रोम में इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बायोस। ठीक है, बायोस का ऑप्शन पूछता है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बायोस का एमसीक्यू में ऑप्शन है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो बायोस, ठीक है, याद रखेंगे। बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। इंकजेट और लेज़र प्रिंटर में क्या अंतर है? इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर में अंतर ज्ञात करने हेतु दोनों की अवधारणा को जानना जरूरी है। इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, इसमें इंक डाला जाता है, और लेज़र में जो लेज़र पाउडर से चलता है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण प्रणाली भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह होती है। इसमें कागज़ पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों के रूप में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बिंदु डॉट मैट्रिक्स की तुलना में बहुत नज़दीक होते हैं, अक्सर सुंदर व स्पष्ट होते हैं। ठीक है, ये मिटते नहीं हैं। इंकजेट प्रिंटरों में स्याही नोजल में से पंप करके प्रेशर पर स्प्रे की जाती है। ठीक है, इसमें स्याही डाली जाती है, जैसे जैसे प्रिंट हेड चलता है ये बूंदें अक्सर बनाती जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्रिंटर वर्क करता है, पेज चलता है, उसमें प्रिंट हेड चलता है, उसकी बूंदें बनती रहती हैं, स्याही की बूंदें ठीक स्थान पर गिरें, इसके लिए कई टेक्निक अपनाई जाती हैं। ठीक है, स्याही की बूंदें यानी कि अच्छी छपाई करे, इसके लिए अनेक टेक्निक अपनाई जाती हैं। इसमें कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल को प्रेशर में परिवर्तित करके उसे स्याही के बर्तन पर डाला जाता है। स्याही की बूंदें दबाव से प्रिंट हेड से कागज़ पर गिरती हैं तथा अक्सर यह आकृति बन जाती है। क्लियर बात? कैसे कैसे जो हमारा डेटा है, कंप्यूटर से प्राप्त सिग्नल जो होते हैं कि हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, कोई पेज प्रिंट कर रहे हैं, कोई, ठीक है, अक्सर प्रिंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, स्याही के बर्तन पर डाला जाता है। जो उसमें स्याही का बर्तन है उसमें डाला जाता है, उसमें से फिर स्याही जो है स्याही की बूंदें प्रेशर से प्रिंट हेड के कागज़ पर गिरती हैं और वो अक्सर आकृति बनाती हैं। ठीक है, इनसे छपे अक्सर बहुत सुंदर होते हैं, परंतु प्रिंट की गति काफ़ी धीमी होती है। जो प्रिंटर है, ठीक है, ये स्लो होता है प्रिंटर। ये प्रिंटर इंक भी अधिक व्यय करते हैं। ठीक है, इंक भी ज़्यादा लेते हैं, इसकी अधिक खर्चीले इसलिए अधिक खर्चीले होते हैं। और ये प्रिंटर की जो इंक है वो ख़राब नहीं होती है। ठीक है, मतलब प्रिंट नहीं छोड़ते हैं, ये जो प्रिंट हो जाता है तो वो छूटता नहीं है प्रिंट, इसका कहने का ये मतलब है। लेज़र प्रिंटर क्या होता है? यहाँ हमने इंक का यूज़ किया था। ठीक है, इस लेज़र प्रिंटर के इस लेज़र प्रिंटर में क्या करेंगे हम? पाउडर का यूज़ करेंगे। ठीक है, पाउडर का यूज़ कहाँ करेंगे? लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर प्रिंट की आधुनिक प्रणाली है, ये कीमत में अधिक होते हैं। ठीक है, परंतु गुणवत्ता
इस तरह अधिक होने के कारण इसका प्रचलन तेज़ी से बढ़ा है। ये बिना किसी आवाज़ के कागज़ छापते हैं, ठीक है? ये आवाज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, और ये क्या करते हैं, स्पीड से काम करते हैं। ये इससे ज़्यादा हाई होते हैं, मतलब इससे ज़्यादा अ, फास्ट होते हैं। ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं, ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं, परंतु बिंदु इतने पास-पास होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता, ठीक है? इसलिए मतलब इसकी ठीक होती है प्रिंटिंग, लेकिन ये प्रिंटर जो है छूट जाता है, इनका प्रिंट छूट जाता है। सामान्य लेज़र लेज़र प्रिंटर 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है, ठीक है? आगे कह रहा है लेज़र प्रिंटर की कार्यविधि फोटोस्टेट मशीन की तरह होती है, ठीक है? इसमें लेज़र किरणों का प्रयोग होता है। लेज़र प्रिंटर में जो है ना लेज़र लाइट्स होती हैं, लेज़र रेज़ होती हैं। किरणों को 8 समतल दर्पण वाले प्रिज्म पर डाला जाता है। प्रिज्म घूमता रहता है। लेज़र किरण परावर्तित होकर बेलन पर पड़ती है और बेलन पर एक चार्ज बिंदु उत्पन्न होता है। इस तरह बेलन पर अक्सर उकेर उभार लिए जाते हैं। उस पर सूखा पाउडर, ठीक है? मैंने कहा था कि उसमें पाउडर का यूज़ होगा लेज़र प्रिंटर में, तो सूखा स्याही पाउडर डाला जाता है जिसे टोनर कहते हैं, ठीक है? पाउडर केवल उन्हीं स्थानों पर लगता है जहाँ प्रकाश बिंदु होते हैं, ठीक है? जब इस बेलन को कागज़ पर घुमाया जाता है तो ये अक्सर कागज़ पर उतर जाते हैं और ये अक्सर अभी स्थायी नहीं होते हैं। जब हाँ, ये जो ना अक्सर जो ना स्थायी नहीं होते हैं और इनको जो ना गर्मी की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो उसमें अंदर जो ना हीटर चलता रहता है प्रिंटर के अंदर, तो वो गरम पेज निकालता है, जब निकालता है तो पेपर पर पिघलकर ये स्याही क्या होती है, स्थायी रूप से चिपक जाती है, ठीक है? पाउडर जितना महीन होता है उच्च क्वालिटी का ही हो पाउडर जितना महीन और उच्च क्वालिटी का होता है, अक्सर उतने ही आकर्षक होते हैं, ठीक है? अब ये कह रहा है कि जो है स्थायी रूप से चिपक जाते हैं, लेकिन ये जो चिपक जाते हैं तो ये छूट भी जाते हैं। पेपर को मोड़ेंगे और पेपर मोड़ने पर उसका जो प्रिंट है वो छूट जाता है। ये ध्यान रखना। अगर आपने कभी प्रिंट कराया हो तो उसको ट्राई करना, हल्का सा मोड़कर कहीं पर जो लिखा हो कुछ अक्षर वगैरह उसको हल्का सा मोड़ेंगे ना तो वो छूट जाएगा, प्रिंटर छूटने लगेगा। तो उसका समझ जाएंगे हम ये क्या लेज़र प्रिंटर से प्रिंट हुआ है। जो इंक प्रिंटर होता है, इंकजेट वाला प्रिंटर, उसमें नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं छूटता क्योंकि वो इंक से पेपर पर छपा होता है। पेन ड्राइव क्या है, इसका प्रमुख उपयोग लिखिए, ठीक है? पेन ड्राइव पेन ड्राइव करते हैं एक फ्लैश ड्राइव, बहुत छोटी या पोर्टेबल डिवाइस होती है, ठीक है? डिवाइस होती है, इसमें हार्ड ड्राइव या ऑप्टिकल ड्राइव की तरह कोई भी गतिमान भाग नहीं होता है, ठीक है? एक पेन ड्राइव होती है इस तरह से छोटी सी। इस पेन ड्राइव के अंदर अब हम कुछ भी अपना डेटा रख सकते हैं, सिस्टम में लगा सकते हैं। इसमें कोई डिस्क नहीं होती है जो घूमती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ऑप्टिकल ड्राइव की तरह कोई भी गतिमान चीज़ नहीं है, ठीक है? इसमें चिप होती है बस। अधिकतर ये पीसी से बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट में जुड़ती है, ठीक है? यूएसबी पोर्ट बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट पीसी से, ठीक है? पीसी यानी सीपीयू में बिल्ट इन पोर्ट होते हैं, यानी कि जो चिप लगाते हैं उस, ठीक है? चिप लगाने के पोर्ट होते हैं उसके अंदर, उसी को कह रहा है ये चिप। इस मतलब ये कार्ड, ठीक है, यूएसबी पोर्ट के अंदर डाला जाता है, ठीक है? पेन ड्राइव इस युक्ति को की संकलन क्षमता 16 से 64 जीबी या उससे अधिक होती है, ठीक है? यूएसबी पेन ड्राइव हटाई जाने पर, अच्छा, हटाई जा सकने वाली युक्ति है, ठीक है? इसको हम हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं अपने डेटा को इसमें रख के। पेन ड्राइव का उपयोग क्या-क्या है? ये व्यक्तिगत फाइल, पर्सनल फाइल्स, ठीक है? डॉक्यूमेंट, चित्र, फोटो वगैरह, वीडियो, म्यूजिक फाइल, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन आदि सब कुछ, सारा डेटा रख सकती है। पेन ड्राइव द्वारा डाटा, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर फाइलों को सुरक्षित रखती है, ठीक है? यह सिस्टम तथा नेटवर्क प्रबंधकर्ता द्वारा प्रयोग की जाती है जो सिस्टम के रखरखाव, ट्रबल शूटिंग, डाटा की भरपाई के लिए सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है? ये सिस्टम नेटवर्क प्रबंधकर्ताओं द्वारा की जाती है, प्रयोग की जाती है, ठीक है? ये कह रहा है कि जो मतलब इंटरनेट कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है? जो नेटवर्क प्रबंध करता है उनके द्वारा यूज होती है। रखरखाव, ट्रबल शूटिंग, डाटा की भरपाई के लिए सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है? कंप्यूटर टेक्नीशियन कंप्यूटर के सर संभाल के वक्त तिथि तथा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में स्थानांतरण कर पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं। कोई डेटा वगैरह हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर वगैरह डालना है तो हम पेन ड्राइव में डाल के इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? यह अनुप्रयोगों को चलाने तथा परिवहन में भी प्रयोग होती है। जैसे कोई हमें कोई चीज़ चलानी है, परिवहन वगैरह में भी चला सकते हैं, जो कंप्यूटर पर बिना इंस्टॉलेशन के लिए चलाई जाती है, ठीक है? इसका प्रयोग डिजिटल म्यूजिक फाइल को संकलित करने के लिए, ठीक है? अब जैसे हम कोई म्यूजिक फाइल वगैरह डाउनलोड करते हैं, इसमें सेव कर सकते हैं, जिसे कॉम्पेटेबल कॉम्पेटेबल मीडिया प्लेयर, होम म्यूजिक सिस्टम, कार ऑडियो वगैरह में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? कितना रह गया आप, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी ख़त्म करना है भाई, ये 1 घंटा हो गया इस पे, ठीक है? चलो कुछ क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैं, उसको पढ़ लेना तुम।
स्टोरेज यूनिट, स्मृति यूनिट क्या है, ठीक है, मैंने बताया मेमोरी डिवाइस होती है, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी या भंडारण इकाई ऐसे साधनों से बनी होती है जिनका प्रयोग किसी प्रोग्राम के पालन के समय सूचनाएं स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी कि जब हम कोई प्रोग्राम चालू करते हैं तो उसमें सूचनाएं डेटा स्टोर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे ही हम स्टोरेज यूनिट कंप्यूटर के अंदर जो होती है उसे ही कहते हैं, ठीक है। मतलब हम अपना डेटा किस में रखते हैं, स्टोरेज करके, ठीक है, मेमोरी में, ठीक है। किसी प्रोग्राम के पालन के काल में उसके अंतरिम, इंटरमीडिएट और अंतिम फाइनल परिणामों को कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए भी किया जाता है। मेमोरी इकाई को इस प्रकार बनाया जाता है कि कंट्रोल इकाई के लिए उसमें से कोई भी सूचना प्राप्त करना संभव हो। इसमें लगने वाला समय विभिन्न मामलों में अलग अलग होता है। यह मेमोरी में उपयोग किए गए साधनों पर निर्भर करता है। मेमोरी के लिए प्रचलित साधन इंटीग्रेटेड सर्किट, चुंबकीय टेप या चुंबकीय डिस्क होते हैं, ठीक है। मेमोरी किसी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य भी हो सकती है। मेमोरी किसी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य भी हो सकती होती है। यानी कि कंप्यूटर के लिए तो मेमोरी चाहिए ही, ठीक है, उसमें डेटा वगैरह हमें सेव रखना है तो, क्योंकि उसमें प्रोग्राम इसको स्टोर किया जाता है। अगर हमारे पास प्रोग्राम है, हम सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं तो वाकई में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी मेमोरी की, ठीक है। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह चलाना है जिसका पालन कंप्यूटर सीपीयू को करना है, ठीक है, जिसका पालन कंप्यूटर सीपीयू को करना है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू के सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहते हैं। उसे मेन मेमोरी कहते हैं, जो किसके अंदर है, सीपीयू से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करता है उन्हें सहायक मेमोरी कहा जाता है। और जो साधन बैकअप वगैरह का भंडारण, यानी कि जैसे कि मुझे अपना डेटा रखना है, पर्सनल डेटा है, कुछ भी मैं निकाल सकता हूँ, उसको डाल सकता हूँ, वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, ठीक है, उसको एक्सटर्नल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। मुख्य मेमोरी में केवल वे डाटा प्रोग्राम रखे जाते हैं जिनका प्रयोग सीपीयू द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, जो डेटा रखा जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर में सी ड्राइव हो गया, ठीक है, सी ड्राइव हो गया, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर क्या होते हैं, जो कंप्यूटर सीपीयू के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो उसके अंदर होते हैं। डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है, एफ ड्राइव, इस तरह से। तो आप बाकी इसके अलावा बाकी में हम अपना पर्सनल डेटा रख सकते हैं, इस तरह से कहते हैं, ठीक है ना। माउस के क्या कार्य है, माउस की सहायता से किसी प्रोग्राम को खोलते हैं, ठीक है, ओपन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं। माउस को इधर उधर घुमा के माउस पॉइंटर स्क्रीन पर किसी भी दिशा में आवश्यकता अनुसार ले जा सकते हैं। जैसे मैं इस पॉइंटर को ले जा सकता हूँ माउस के हेल्प से, ऐसे ही माउस की हेल्प से कर सकते हैं। माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को ड्रैगिंग पर वह स्थान काला हो जाता है, ठीक है। जैसे हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो इस तरह से अगर हम ड्रैग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे पार्ट हमारा थोड़ा हल्का सा काला पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसे कहते हैं हम सेलेक्ट करना, ठीक है। तो वो उतना पार्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो उतना पार्ट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। माउस एक स्थान से दूसरे ले जाना, ट्रैकिंग का वह स्थान काला हो जाता है, उसे सेलेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर, उस स्थान के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सेलेक्ट हो जाएंगी सारी। माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर लगातार 2 बार बायाँ बायाँ बटन दबाने पर संबंधित सॉफ्टवेयर खुल जाता है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। पुनः एक बार माउस के बाएँ बटन को दबाने पर विंडोज़ के अन्य विकल्प खुल जाते हैं, ठीक है। जब माउस के बाएँ बटन को दबाते हैं फिर से तो क्या होता है, उसकी सेटिंग वगैरह ओपन हो जाती हैं, जो सेटिंग है और अन्य ऑप्शंस हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्क्रीन पर विंडोज़ खुला हुआ है या कोई और अन्य सॉफ्टवेयर, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की कीज़ होती हैं, ठीक है। कंप्यूटर में कितने प्रकार की कीज़ होती हैं। जो कंप्यूटर हमारा कीबोर्ड होता है, ठीक है, कीबोर्ड में कितने प्रकार की कीज़ होती हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। कर्सर नियंत्रण की होती है, फंक्शन की होती है कंप्यूटर के अंदर। पूरे कंप्यूटर में कितनी कीज़ होती हैं ये ऐसा बोल रहा है शायद, ठीक। कर्सर नियंत्रण कीज़ होती है, टाइपराइटर की होती है। अच्छा, ये कीबोर्ड के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है, तो सीधा कीबोर्ड के बारे में ही बताएंगे। तो उसमें कर्सर नियंत्रण कीज़ होती है, फंक्शन कीज़ होती है, टाइपराइटर की होती है, न्यूमेरिक पैड होता है, ठीक है, जिसमें नंबर होते हैं, मैंने बताया था पिछली क्लास में। और कैप्स लॉक होता है। कैप्स लॉक मतलब कैप्स लॉक होता है, उसमें कैप्स लॉक लिखा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जब हम कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो हमारे सारे अक्षर जो ABCD हैं वो सारे बड़े लेटर में ही, यानी कि कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो सारे छोटे में लिखे जाएंगे। क्लियर बात। शिफ्ट की होती है, एंटर और रिटर्न की होती है। एंटर का मतलब एंटर जब हम क्लिक करते हैं एंटर तो नीचे की दूसरी लाइन में आ जाते हैं। डिलीट की होती है, ठीक है। बैक स्पेस की होती है, ठीक है। बैक स्पेस से मतलब कोई अक्षर हमने गलत लिख दिया तो उसको हम हटा सकते हैं। सीपीयू में कितने बटन होते हैं, सीपीयू में 2 बटन होते हैं, पावर ऑन ऑफ का और रीसेट बटन का, ठीक है। रीसेट मतलब रीस्टार्ट बटन का। सीपीयू का कार्य क्या है, सीपीयू प्रोग्राम के रूप में लिखे निर्देशों का एक क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करता है। सीपीयू
प्रोग्राम के रूप में लिखे गए निर्देश जो हैं उसको सीपीयू क्या करता है, रीड करता है और उसको प्रोसेस करता है, प्रोग्राम को ऑपरेट करता है। सीडी का आकार और संग्रहण क्षमता बताइए। यह वृत्तक सीडी कैसी होती है, सीडी कैसेट को बोल रहा है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं, ठीक है। ऐसी गोल होती है ना वृत्ताकार प्लास्टिक की ऑप्टिकल डिस्क होती है। इसकी क्षमता 400 मेगाबाइट तक होती है, यानी कि 400 एमबी तक हम इसको याद रखेंगे, 400 एमबी। मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मीडिया प्लेयर का प्रयोग विशेषता सिस्टम में सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने चलाने के लिए किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर इतना उच्च हो गया है कि छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान हेतु कुछ भी विशिष्ट शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है, जो कि वो सीडी डीवीडी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब जो है ना, अब शिक्षक का जो मतलब जो स्टडी मटेरियल होता है वो सब मीडिया प्लेयर वगैरह में हम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। अब आजकल तो सब ऑनलाइन ही हो गया, ठीक है, जैसे यूट्यूब वगैरह पे क्लासेस चलती हैं तो हमारी, तो छात्र सीडी या डीवीडी के माध्यम से डीवीडी को मीडिया प्लेयर की सहायता से चलाकर उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किस लिए किया जाता है मीडिया प्लेयर? अब देखो मीडिया प्लेयर का ये सिर्फ शिक्षा के लिए बताया, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं, हम उसमें मूवी वगैरह देख सकते हैं, है ना, इस तरह से शोज़ वगैरह, सीरियल वगैरह, है ना। और सास बहू के नाटक कौन कौन देखता है बताओ, सास बहू के नाटक। तो अगला क्वेश्चन है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का बताया था मैंने। वाइड एरिया नेटवर्क को सामान्यतः वैन कहते हैं, ठीक है। इसमें दो कंप्यूटर केबल से ना जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट से। इसमें दो कंप्यूटर के बीच की दूरी किसी दो शहर, राज्य, देश की दूरी हो सकती है। इसे वायरलेस नेटवर्क भी कहा जाता है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वो विश्व स्तरीय तरीके से जुड़े होते हैं। किस युक्ति द्वारा किसी सूचना को कुछ सेकंडों में ही व्यक्ति के पास पहुंचा सकते हैं? ईमेल के द्वारा हम किसी भी सूचना को कुछ सेकंड में निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। अब तो बहुत चीज़ें हो गई हैं, व्हाट्सअप हो गया, एसएमएस हो गया ना, तुरंत उस पर मैसेज टाइप करो और तुरंत क्लिक करके भेज दो। इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने की विधि क्या है? सबसे पहले स्क्रीन पर नीचे की ओर स्टार्ट बटन पर माउस से बायां बटन क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर मॉनिटर पर खुले विंडोज में प्रोग्राम पर जाकर बायां बटन दबाते हैं। इसके बाद हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, वही है ना, सब कुछ सेम है, सारी जो विधि होगी ना सब कुछ सेम होगा स्टार्ट करने की, ओपन करने की। बस उसमें वो चीज़ चेंज कर देना, जैसे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, हमें कोई और एप्लीकेशन खोलने को बोलेगा तो उसमें वो चेंज कर देना। ईमेल भेजने की विधि हमने बता दिया भाई। ईमेल देख लेते हैं। सर्वप्रथम वेबसाइट खोलते हैं, उसके दाहिने ओर मेल बटन को माउस से क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है। यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखकर साइन इन और एंटर बटन दबाते हैं, ठीक है, जिससे ईमेल खुल जाता है। ईमेल खुलने के बाद कंपोज बटन क्लिक करते हैं। सबसे पहले टू के आगे उस व्यक्ति का नाम का ईमेल अकाउंट लिखते हैं जिसको संदेश भेजना है, ठीक है, टू के आगे, यानी कि किसको भेजना है हमें। इसके बाद संदेश टाइप करते हैं, उसके बाद हमें सेंड का मैसेज कर देते हैं। जैसे ही ईमेल पहुंच जाता है उसकी सूचना स्क्रीन पर दिख जाती है। ऐसे होता है ना, सेंड मेल या फिर मेल सेंड, इस तरह से मेल भेज दिया गया, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र बता दिया भाई मैंने। ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। वेब सर्वर मतलब कि वेबसाइट वगैरह हो गई, ठीक है। वेब ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र को। अब वेब ब्राउज़र किससे कनेक्ट है? वेब सर्वर से, वेबसाइट वगैरह से। तो हम वेबसाइट पर चले जाते हैं ना उसकी हेल्प से। तो वेब ब्राउज़र के कारण ही हम वर्ल्ड वाइड वेब में स्थित वेब पेजों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, ठीक है, क्रोम वगैरह, ये भी वेब ब्राउज़र है। विंडोज़ में नया फ़ोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है? देखो विंडोज़ में नया फ़ोल्डर बता दिया, मैं इसको दोबारा नहीं बताऊँगा, क्वेश्चन वही है। उसमें बस ये था कि डेस्कटॉप पर कैसे बनाया जाता है, वही चीज़ है डेस्कटॉप का बता रहा है भाई, इसको पढ़ लेना फिर से अगर भूल गए हो तो। लैन के बारे में बताएं, ठीक है। लैन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार और क्लियर कर लेते हैं। ऐसे नेटवर्क किसी भवन या परिसर तक सीमित होते हैं जिसमें तांबे फाइबर ऑप्टिकल केबलों के द्वारा कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे हम नेटवर्क वगैरह, जो वाईफाई वगैरह देखा होगा, तो वो क्या होता है, राउटर वगैरह से कनेक्ट होते हैं और फाइबर केबल से जुड़े होते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क उसे ही कहते हैं। नेटवर्क में किन्हीं दो कंप्यूटरों के बीच की दूरी 20 से 30 मीटर से अधिक दूरी नहीं होती। अब देखो नेटवर्क में बोल रहा है कंप्यूटर के बीच की दूरी 20 से 30 मीटर नहीं होती है, लेकिन हम लैन केबल की हेल्प से बहुत दूर तक जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे, अब देखो पुरानी बातें हैं, पुरानी तरह से बता रहा है, अपडेट हो गया है सब कुछ। 1000 कंप्यूटर तक ऐसे नेटवर्क में 1000 कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर को जोड़ने के लिए दो तकनीक प्रयोग की जाती हैं, क्लाइंट सर्वर टेक्निक और पीयर टू पीयर टेक्निक, ठीक है।
क्लाइंट सर्वर टेक्निक यानी कि क्लाइंट से सर्वर को कनेक्ट करते हैं, और पीयर टू पीयर मतलब कि कोई दूर है तो वो दूर से कनेक्ट हो जाएगा। व्याप व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन इस नेटवर्क का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है जिसमें विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क परस्पर संबंध होते हैं, ठीक है। नेट विशाल आकार में भूमंडल क्षेत्र में फैला है, ठीक है। सामान्यतः यह पारस्परिक दूरसंचार लाइनों पर आधारित है। मेट्रो एरिया नेटवर्क मेन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं इसको। यह भी एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क ही है, क्योंकि तो इस नेटवर्क की सहायता से सभी छोटे बड़े शहरों को जोड़ने के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसके अंतर्गत मात्र देश में मेट्रो शहरों जहाँ पर दिल्ली मेट्रो, चेन्नई, कोलकाता इत्यादि स्थापित कंप्यूटर नेटवर्क का विशेष कानून से जोड़ा जाता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को समझाएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ना, एक्सेल अलग चीज़ है, एक्सेस अलग चीज़ है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डीबीएमएस होता है विंडोज़ के अंतर्गत। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा जानकारी डेटा को व्यवस्थित रूप में से कंप्यूटर में भविष्य में उपयोग होने वाले संरक्षित किया जाता है, ठीक है। अब हमारा कोई डेटा है, ठीक है, उसको हम एक्सेल में भी लिख सकते हैं और डेटाबेस के अंदर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का उपयोग अलग अलग है। उदाहरण के लिए एक कंपनी द्वारा अपने डीलर्स की जानकारी, लाइब्रेरी के में पुस्तकों की जानकारी, ठीक है, ये सब म्यूजिक स्टोर में गानों की एल्बम की जानकारी इत्यादि को इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। जानकारी का व्यवस्थित रूप डाटाबेस कहलाता है, ठीक है। डाटाबेस मतलब कोई डाटा है, ठीक है, उसको हम अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखते हैं तो उसको हम डेटाबेस कहते हैं। एक्सेस में डाटाबेस टेबल के रूप में होता है। इस टेबल की पंक्तियाँ रिकॉर्ड्स कहलाती हैं, स्तंभ फील्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने रोज एंड कॉलम्स बताई थी, जैसे ऐसे टेबल्स होती हैं इसके अंदर भी, ठीक है। तो ये स्तंभ फील्ड कहलाते हैं, इसमें फील्ड में हम जानकारी भरते हैं, ठीक है। और ये हमारी रोज होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। इस फील्ड पर आधारित सूचनाएं रिकॉर्ड्स में डाली जाती हैं। क्लियर है बात। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली सावधानियाँ, कंप्यूटर के प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियाँ कौन कौन सी हैं। अब सावधानी बरतनी है हमें। कंप्यूटर का एक अलग से कमरा होना चाहिए, कंप्यूटर रूम जिसे बोलते हैं। कंप्यूटर को सूखा व धूल रहित वातावरण में रखना चाहिए, वहाँ पर धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब साफ रहना चाहिए और सूखा रहना चाहिए, नमी वगैरह ना हो। कंप्यूटर मेन पावर सप्लाई को बंद करने से पहले कंप्यूटर को शट डाउन करें, ठीक है। यानी कि जब हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो पहले शट डाउन करना चाहिए उसको अच्छे तरीके से। जैसे ऑन करते हैं हम धीरे धीरे ऐसे, क्योंकि उसमें जो सिस्टम्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो टाइम लेते हैं शट होने में, ठीक है, शट डाउन होने में। ऐसे नहीं कि हमने स्विच ऑफ ही कर दिया उसको डायरेक्ट वहाँ से स्विच से। मॉनिटर सिस्टम यूनिट प्रिंटर को स्विच ऑफ करें, ठीक है। मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को, प्रिंटर को स्विच ऑफ करें। कंप्यूटर के आसपास खाद्य सामग्री ना रखें, खाने पीने की चीज़ ना रखें, क्योंकि कीबोर्ड पर पेय पदार्थों के गिरने से वह स्थायी रूप से खराब हो सकता है, ठीक है। जैसे कीबोर्ड वगैरह पर गिर जाएगा, लैपटॉप पर गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कीबोर्ड के बटन को बहुत जोर से ना दबाएं, ठीक है, हल्के से आराम से प्रेस करें कीबोर्ड को। माउस को अधिक नमी में ना रखें, ठीक है, गीले जगह पे ना रखें माउस को। यही चीज़ है भाई, तोड़ फोड़ ना करें सामानों की, महंगे होते हैं ये सब। मॉनिटर का प्रयोग भाई, मॉनिटर का प्रयोग क्यों होता है भाई। मॉनिटर की समस्त सूचनाएं, सॉरी, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं परिणाम दिखाने के लिए मॉनिटर का प्रयोग होता है। एक टीवी के समान पर्दे वाला उपकरण होता है, इसके स्क्रीन पर एक कैथोड रे ट्यूब होती है। तो कैथोड रे वाले पहले चलते थे, अब एलईडी या फिर एलसीडी डिस्प्ले होती है मॉनिटर की, ठीक है। मॉनिटर पर बनी आकृति बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनती है, ठीक है। कैथोड रे भी लिख सकते हो और एलसीडी डिस्प्ले भी लिख सकते हो। एलसीडी डिस्प्ले के आते हैं, कई कंपनियों के आते हैं, एचपी हो गया, डेल हो गया, लेनोवो हो गया, ठीक है, एसर हो गया, हर तरह की कंपनी है, असूस हो गया, जिन्हें पिक्सल कहा जाता है, ठीक है। मॉनिटर पर छोटे छोटे बिंदु होते हैं, जब हम स्क्रीन को देखते हैं तो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, ठीक है। जब हम फ़ोन को भी देखते हैं तो फ़ोन में वो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, तो उसमें पिक्सल्स कहते हैं उसको। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, श्वेत श्याम मॉनिटर, ठीक है, मोनोक्रोम, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर जिसमें ब्लैक एंड वाइट शो होता है, और रंगीन मॉनिटर, ठीक है। क्लियर बात। अब तो खैर रंगीन मॉनिटर ही आ रहे हैं, यानी कि रंगीन एलसीडी टीवीज आ रही हैं, ठीक है। रंगीन मॉनिटर रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी होता है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू बोलते हैं इसको, आरजीबी को। इस प्रकार का होता है इसमें, क्योंकि जो सारे कलर्स होते हैं, दुनिया भर के कलर होते हैं, वो आरजीबी पर ही डिपेंड करते हैं। आरजीबी से मिलकर बना होता है। सबसे जो प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू को ही हम प्राथमिक रंग बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं कलर से सारे बाकी रंग बनते हैं, ठीक है। जितने भी दुनिया भर के रंग बनते हैं इन्हीं से बनते हैं। कंप्यूटर में पर्याप्त रैम उपलब्ध होने पर मॉनिटर 8 से 16 लाख रंगों को डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है।
कंप्यूटर में पर्याप्त रैम उपलब्ध होने पर, कंप्यूटर के अंदर अगर रैम अच्छे से डाली जाए, ठीक है, तो 8 से 16,000 रंगों को डिस्प्ले कर सकता है, मतलब उसमें इतने कलर दिखा सकता है वो। किसी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का वर्णन कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रेजेंटेशन प्रोजेक्शन डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ स्लाइड शो की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी को प्रेजेंटेशन दिखानी है कि भाई कैसे हमें काम करने से, कंपनियों में देखा होगा, उन्हें मूवी वगैरह में देखा होगा, तो उसमें स्लाइड्स पे मतलब उनको अपने एम्प्लॉयज़ को समझाते हैं स्लाइड्स पे, ठीक है। तो वो हमारी प्रेजेंटेशन ही होती है, हमें कैसे वो करना है, कैसे कंपनी को ग्रो करना है। पावर पॉइंट निम्नलिखित चरणों से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे। देखो, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पर जाकर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिल जाएगा, ओपन करेंगे खुल जाएगा वो। पावर पॉइंट की विंडो पर निम्न आइटम पावर पॉइंट की विंडो पर निम्न आइटम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। पावर पॉइंट की विंडो पर क्या क्या दिखाई देता है ये बताना है। टाइटल बार होता है, उसके अंदर प्रदर्शित प्रेजेंटेशन का नाम होता है। टाइटल बार मतलब कि उसके अंदर उस फाइल का नाम होता है जिस फाइल को हम कर रहे हैं, ठीक है, एडिट कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार होता है, उसके अंदर सेव, अंडू, रिपीट, ये सब फाइल को सेव करना, कोई चीज़ हमने डिलीट कर दी है तो उसको वापस करना, ठीक है, रिपीट करना किसी चीज़ को, इस तरह के बटन होते हैं। रीडू बटन स्वतः परिवर्तित हो जाता है, कस्टमाइज की। क्विक एक्सेस टूल बार कम बटन प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम विंडोज़ कंट्रोल होता है, इसमें दिए गए प्रतीक आइकन्स प्रोग्राम विंडोज़ को मिनिमाइज या रिस्टोर या मैक्सिमाइज या बंद करने के लिए भी होता है, ठीक है। जब हम विंडोज़ ओपन करते हैं, यहाँ पे 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, तो उसके अंदर ही ये बटन होते हैं, ठीक है। रिस्टोर का ही बटन होता है, ठीक है। फाइल टैब पावर पॉइंट के पिछले संस्करण में प्रदर्शित ऑफिस बटन की फाइल टैब से बदल दिया गया है। अच्छा, पहले ये कह रहा है कि पिछले संस्करण, पहले एडिशन में, पहले पुराने पावर पॉइंट्स में क्या आता था, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन छिपा आता था। अब इसकी जगह पे हम फाइल आने लगा है, फाइल टैब आने लगा है, ठीक है। अब अभिलेख को या किसी फाइल को कंप्यूटर में सुरक्षित करना, प्रिंट करना, सुरक्षित अभिलेख खोलना, ठीक है। सेव्ड फाइल, सुरक्षित अभिलेख मतलब सेव्ड फाइल जो उसके अंदर पहले सेव्ड है, शेयर करना, यदि फाइल संबंधित कार्य आप इस टैब में जाकर कर सकते हैं, किसके अंदर, फाइल टैब के अंदर, ठीक है भाई। रिबन पट्टी इन टैब्स पर क्लिक करने पर इसके अंतर्गत रिबन प्रदर्शित होता है। इस तरह से ऊपर एक रिबन टाइप का होता है, उसमें टूल्स होते हैं, उसके अंदर भी उसे रिबन पट्टी कहते हैं। इन टैब्स पर डबल क्लिक करके आप रिबन बंद कर सकते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा, तथा क्लिक करने पर उन्हें खुल जाएंगे। रिबन पावर पॉइंट में प्रदत्त रिबन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्लुएंट यूज़र इंटरफेस के भाग हैं, यानी कि फ्लुएंट यूज़र इंटरफेस, यानी कि कोई यूज़र है उसको मतलब आसानी से काम करने में उपयोगी होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कमांड्स वगैरह, ठीक है। इसमें टैब से संबंधित कमांड्स वगैरह, प्रतीक वगैरह सब होते हैं, ठीक है। जैसे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, इस तरह से बोल्ड करना, टेक्स्ट को टिक करना, तिरछा बनाना, अंडरलाइन करना, ठीक है, टेक्स्ट टाइप करना, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना, इस तरह से उस पर कीज़ होती हैं। रिबन स्लाइड तथा आउट लाइन टैब, स्लाइड टैब के अंतर्गत तैयार की गई स्लाइड्स, थंबनेल व्यू, आउटलाइन टैब, स्लाइड पर लिखा गया टेक्स्ट सूचीगत रूप से प्रदर्शित किया जाता है। स्प्लिटर स्प्लिटर स्प्लिटर, ठीक है। यह रेखा स्लाइड आउटलेट टैब की पट्टिका को स्लाइड पट्टिका से अलग कर, स्प्लिटर है ये, स्प्लिट करने वाला, ठीक है, स्प्लिटर बोलते हैं इसको। ये कह रहा है यह रेखा स्लाइड और आउटलाइन टैब की पट्टिका को स्लाइड पट्टिका से अलग करती है। इसे माउस द्वारा ड्रैग कर दोनों पट्टिकाओं की जो चौड़ाई को समायोजित किया जा सकता है। स्लाइड जिन पन्ने या जिन स्लाइड्स को हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं उन्हें स्लाइड कहते हैं। जैसे कि ये पहला पेज हो गया, फिर दूसरा पेज आएगा, उसे स्लाइड कहते हैं। स्लाइड पट्टिका, इस पर स्लाइड का विस्तृत रूप प्रदर्शित होता है जिसे जूम करके बड़ा या छोटा किया जा सकता है। और जैसे स्लाइड मान लो इसको, तो इसके अंदर यही स्लाइड पट्टिका है, ठीक है, जिस पर हम लिखते हैं, ठीक है, या कुछ भी हम ऐड करते हैं। टेक्स्ट बुक किसे कहते हैं, टेक्स्ट बुक, हमें टेक्स्ट बुक जिस जिस मतलब टेक्स्ट लिखने के लिए हमें टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो उसे हम टेक्स्ट बुक कहते हैं, ठीक है। स्लाइड के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग किया जाता है। नोट पट्टिका, इस पट्टिका पर कार्यरत स्लाइड का विवरण लिखकर प्रेजेंटेशन के साथ प्रदर्शित किया जाता है। कोई नोट वगैरह लिखना है तो हमें उस स्लाइड के बारे में, तो हम उसका क्या करेंगे, उसके बारे में नोट पट्टिका के द्वारा लिख देंगे। स्टेटस बार,
स्टेटस बार के बारे में, स्टेटस बार प्रेजेंटेशन स्लाइड्स से संबंधित जानकारियाँ देता है कि कौन से स्लाइड पे हम कौन सा कैसा प्रेजेंटेशन बन रहा है, ठीक है, उसे स्टेटस बार कहते हैं। व्यू शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स व्यू, ठीक है, व्यू शॉर्टकट्स स्लाइड के विभिन्न दृश्यों के लिए व्यू शॉर्टकट्स स्टेटस बार पर प्रदर्शित होता है। इसमें पावर के 5 दृश्य उपलब्ध होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि 5 स्लाइड, मतलब ये स्लाइड है, ठीक है, इसको 5 तरीके से हम देख सकते हैं, तो वो हमें बताता है कि हम ऐसे देख सकते हैं या फिर 3 तरीके से बना के देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं स्लाइड्स को। तो वो बता रहा है कि व्यू प्रेजेंटेशन की, हम व्यू का मतलब है कि उसको देखना, किस तरह से हम उसका व्यू शॉर्टकट्स किस तरह से देख सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू के उपयोग बताइए। स्टार्ट मेन्यू को पूर्व में उपयोग में लाए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए स्टार्ट मेन्यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कोई हमारी फाइल वगैरह ओपन करनी है तो स्टार्ट मेन्यू को ओपन करेंगे। टास्क बार की स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, ठीक है। खुलने पर स्टार्ट मेन्यू में डॉक्यूमेंट पॉइंट करते हैं। खुलने पर सब मेन्यू में इच्छित डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। अगर हमें डॉक्यूमेंट को खोलना है तो इस तरह से खोल लेंगे। प्रिंटर आइकन शॉर्टकट पर डॉक्यूमेंट आइकन को ड्रैग करते हुए डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये पढ़ लेना भाई। किसी फ़ोल्डर को कैसे खोला जाता है, और देखो कैसे बताऊँ, सब कुछ पढ़ोगे तो समझ में आएगा, पढ़ लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले। डेस्कटॉप में नया फ़ोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है, कितनी बार बताएं भाई, ये बता तो दिया, तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। आईएसपी का पूरा नाम लिखकर परिभाषित करिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तो मैं इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, आईएसपी कहते हैं, इसको याद रखना। यदि ऐसी कंपनी जो ग्राहकों उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सेवा प्रदान करती हो वह आईएसपी कहलाती है। जो कंपनी हमें इंटरनेट देती है वो क्या है, आईएसपी कहलाती है, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सुविधा देने के साथ साथ कुछ सुविधाएं भी देती है, जैसे ईमेल एड्रेस देती है वो हमें, और वेब स्पेस देती है कि वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है ना। अभी इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट एवं मेमोरी यूनिट होती है, जिनका उद्देश्य कार्यों को तेज और शुद्ध करने के लिए होता है। कंप्यूटर के आंतरिक वैद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाषा कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में जिन डिवाइस का द्वारा निर्देश दिए जाते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम परिणाम प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर में जो परिणाम देता है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देता है। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इस तरह से स्पीकर वगैरह हो गया। विभिन्न प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रोग्राम प्रोसेसिंग करने का निर्देश देता है, प्रोसेसिंग की विधि को निश्चित करता है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए गए आंकड़ों को ग्रहण करता है, इसका क्रियान्वयन प्रोसेसिंग करता है, इसको संग्रहण करके उसके बाद उसको आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। हमारे डेटा को सेव कर लेता है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसका रिजल्ट देगा, ठीक है। मेमोरी वह स्थान है जहाँ डेटा स्टोर होता है, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी हो। मेमोरी वह है जहाँ पर डेटा रखा जाता है, ठीक है, वो चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो, ठीक है। स्थायी मतलब जैसे कि परमानेंट मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी, ठीक है। परमानेंट मेमोरी मतलब कि जैसे हम लाइट ऑफ करेंगे, मतलब सिस्टम ऑफ करेंगे तो वो डेटा हमारा कम नहीं, मतलब ख़त्म नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, उसे बोलते हैं स्थायी मेमोरी। अब जैसे मैं कोई प्रोग्राम चला रहा हूँ और मेरी लाइट चली जाए या स्विच ऑफ हो जाए मेरा किसी कारण से, तो वो मेरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ठीक है, वो अस्थायी मेमोरी होती है, उसके अंदर अस्थायी वर्क होता है। कंप्यूटर की मशीनी भाषा को बाइनरी प्रणाली कहते हैं। पिछली क्लास में हमने ये सीख लिया था बाइनरी क्या होती है, ठीक है, मशीनी भाषा क्या होती है, बाइनरी सीख लिया था हमने। बाइनरी मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मशीनी भाषा समझता है। 0 और 1 अंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक। 4 बिट 1 निब्बल के बराबर होता है और 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है, ये याद रखना। 1024 बाइट को 1 किलोबाइट कहते हैं, ठीक है। 1024 मेगाबाइट को हम 1 गीगाबाइट बोलते हैं, ठीक है। और 1024 गीगाबाइट को हम क्या बोलते हैं ये तुम्हें बताना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन मुझे सब बताएंगे, इस क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे देंगे। 1024 को हम क्या बोलते हैं। रीसेट बटन द्वारा बिजली से बिना संपर्क तोड़े कंप्यूटर को दोबारा चालू कर सकते हैं। रीसेट बटन जो होता है कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर सीपीयू के अंदर, उससे हम क्या करते हैं, जिससे कि नेटवर्क, सॉरी, जो बिजली होती है उसका कनेक्शन तोड़े बिना, ठीक है, उसका कनेक्शन तोड़े बिना क्या कर सकते हैं, हम सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड, माउस आदि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हैं, क्योंकि माउस और कीबोर्ड्स की सहायता से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, डेटा देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से ड्रेनिंग ड्रेनिंग नहीं है, ड्रैगिंग है, ठीक है, ड्रैगिंग।
पर वह स्थान काला हो जाता है जिसे सेलेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे लेफ्ट क्लिक करूंगा, ठीक है, right करके सेलेक्ट करूंगा तो मेरा इतना पेज क्या होगा, काला हो जाएगा। जो सेलेक्ट कर लेगा उसको, जो भी इसके अंदर चीज़ होगी, फाइल होगी, डेटा होगा, वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। उसे ड्रैगिंग बोलते हैं। ठीक है ना। फंक्शन की 1 से लेकर 12 तक होती है। F1 से लेकर F12 तक हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं, ये हमें याद रखना। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के दाईं ओर होता है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड ये हो गया हमारा, तो इधर की साइड हमारा दाईं ओर न्यूमेरिक कीबोर्ड होगा, और ये हमारा इधर को अल्फ़ाबेटिक होगा। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा स्पेस होगा। यहाँ पे हमारा कंट्रोल शिफ्ट वगैरह होगा, शिफ्ट ऊपर होगा, कंट्रोल यहाँ पे होगा, और ये ऑल्ट का होगा, यहाँ ऑल्ट होगा, कंट्रोल होगा, ऑल्ट होगा, और यहाँ एंटर बटन होगा, यहाँ बैक स्पेस होगा। ठीक है, यहाँ फंक्शन की सबसे ऊपर होती है, फंक्शन की F1 F2 F12 तक। ठीक है, फिर बाद कैप्स लॉक और शिफ्ट बटन को दबाकर बड़े अक्षर टाइप होते हैं। ये कह रहा है कि कैप्स लॉक एक होता है कैप्स लॉक का ऑप्शन। ठीक है, कैप्स लॉक से हम क्या करते हैं, कैप्स लॉक ने ऑन कर दिया, बटन दबा दिया, तो वहाँ पे कीबोर्ड में हमारी लाइट होती है 3 तरह की। ठीक है, एक होता है नम लॉक वाला, एक होता है कैप्स लॉक वाला, एक होता है सिस्टम में लाइट वाला, या फिर स्क्रॉल बार वाला भी होता है। कई तरह की उसमें होती है, लेकिन 3 ही देखी जाती है मोस्टली। तो एक होता है कैप्स लॉक वाला, जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये लाइट ग्रीन हो जाएगी, या फिर ऑन हो जाएगी, या रेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो सारी कीज़ हैं वो ABCD जो हैं वो सब कैप्स लॉक होगी। ठीक है ना, कि कैपिटल टाइप होगा। और हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे, लाइट बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब कि ABCD इस तरह से टाइप होगा हमारा। क्लियर बात। ऐसे ही नम लॉक वाली की होती है, नम लॉक, एक नम लॉक की होती है। नम लॉक में क्या होता है, नम लॉक अगर ऑन रहेगा हमारा नम लॉक, और ग्रीन लाइट रहेगी, लाइट ऑन रहेगी नम लॉक वाली, तो वो नम पैड चलेगा हमारा। ठीक है, जो हमारा नम पैड है वो वर्क करेगा। ठीक है, वो वर्क करेगा। और नम लॉक में ऐसे ऊपर नीचे जाने वाली कीज़ भी होती हैं। ठीक है, अगर हम नम लॉक को ऑफ करेंगे, इसकी लाइट बंद कर देंगे, नम लॉक को बंद कर देंगे, तो वो ये वाले कीज़ चलने लगते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे वाले। अब तो कीबोर्ड में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं, मतलब अपडेट होता रहता है, कंपनी अपने तरीके से बनाती है। डिलीट की से स्क्रीन पर लिखा अक्षर मिट जाता है। ठीक है, डेस्कटॉप पर नीली पट्टी को टास्क बार कहते हैं। डेस्कटॉप पर एक नीली पट्टी होती है नीचे, वो नीले कलर की होती है, उसमें कलर चेंजेस भी कर सकते हैं अब तो, है ना, अपडेट के हिसाब से ही। अब तो बहुत अपडेट हो गया। उसे हम क्या बोलते हैं, टास्क बार कहते हैं। स्क्रीन पर छोटे छोटे चित्र आइकन कहलाते हैं। अब जो स्क्रीन है हमारी इस तरह से, नीचे टास्क बार हो गए, छोटे छोटे चित्र हैं, वो क्या कहेंगे, आइकन कहलाते हैं। सबसे ऊपर नीली पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। अगर कोई नीली पट्टी दिख रही है तो टाइटल बार, यानी कि यहाँ पे किसी फाइल वगैरह ओपन है तो वो हमारी क्या होगी, उसका टाइटल नाम होगा। टाइटल बार से नीचे वाली पट्टी मेन्यू बार होती है। ठीक है, अगर हमारा कोई फोल्डर प्रोग्राम खुला हुआ है तो इसके नीचे मेन्यू बार होगा। ठीक है, पट्टी के टाइटल बार के इसके बाद ही पट्टी टूल बार कहलाती है। ठीक है, पहले टाइटल बार होगा, फिर उसके बाद मेन्यू बार होगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा टूल बार होगा। ठीक है ना। कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए हैं। इंटरनेट देश विदेश में रखे कंप्यूटर की नेटवर्किंग जो सेटेलाइट माध्यम से जुड़े हैं। सर्व कंप्यूटर, ठीक है, ये सब पढ़ लेना भाई। अब सॉफ्टवेयर क्या है ये सब हमने जान लिया, सब कुछ। मल्टीमीडिया क्या है, देखो सारे क्वेश्चंस वही हैं, कुछ अलग नहीं है, सारे क्वेश्चंस वही हैं भाई। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं हमारे प्रारंभ में दिए गए हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो सारे क्वेश्चंस वही हैं। अब देखो मैं इसलिए तो फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, इसमें तुम सभी बच्चों का यही फ़ायदा है कि अगर हम इसका एक बार फास्ट रिवीजन कर लेंगे, 1 घंटे 2 घंटे आराम से बैठ के, तो हम सारे मतलब पेपर को क्लियर कर लेंगे। जो भी जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं वो हमने कर लिया है। ठीक है, स्पैम का मतलब है किसी मैसेज बार बार सेंड करना जो हमारा यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो स्पैम का ऑप्शन कहाँ होता है, ईमेल वाले ऑप्शन, ईमेल के अंदर होता है। ठीक है, कोई मैसेज अगर ऐसा है, कोई मैसेज अगर ईमेल की तरफ से आता है तो वो मतलब कहाँ चला जाता है, स्पैम में। अगर कोई मैसेज ख़राब है हमारा जो हमारे यूज़ का नहीं है, वो कहाँ होता है, स्पैम में चला जाता है। ठीक है, स्पैम वाले मैसेज को कभी चेक करके देखना आपके पास, तुम सबके पास क्या होगा, ईमेल होगा, ईमेल आईडी होगी, उस ऐप को ओपन करना, उसमें एक स्पैम वाला ऑप्शन होगा। स्पैम के अंदर हमारी फालतू चीज़ें होंगी। ठीक है, फालतू के मैसेज होंगे, सब्सक्रिप्शन वगैरह, एड्स वगैरह, उस तरह के मैसेज होंगे, उसे बोलते हैं स्पैम। ठीक है, और बाकी सब हमने देखो पढ़ लिया है, और कुछ रहा नहीं है ऐसा। नोट इस पुस्तक को यथावत संभव त्रुटि सहित प्रस्तुत का प्रस्तुत। ठीक है भाई।
तो हमने ये कर लिया है अपना, और अगली एक वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा 4th पार्ट होगा, पार्ट 4 होगा, उसमें हम करेंगे अपने एमसीक्यूज़ वगैरह को, उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों को शेयर करें, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनको शेयर करें। और कुछ बाकी रह जाता है तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप लोग समझदार हैं। मैं बस थोड़ा ऊपर से रिव्यू करा रहा हूँ, आप सबको चीज़ें याद दिला रहा हूँ कि आप लोग ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर आपने ना भी पढ़ा है तो आप अपने पेपर में, अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है तो आप उसमें से 90 क्वेश्चन